हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आप हैं मेरे साथ और हम बेसिकली आज 2 जनवरी 2026 का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। आज का न्यूज़पेपर भी काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हम आज का आज ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें टाइम लगेगा, तो अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए। और जिन्होंने कल का नहीं देखा है वो एक बार देख लेना, क्योंकि कल मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे इलेक्टोरल ट्रस्ट वगैरह समझाए थे, जो अभी इस वक्त काफ़ी न्यूज़ में हैं। अगर आप में से किसी का या तो आईएएस का इंटरव्यू है या फिर आरएएस या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू है, तो आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट्स में ये इलेक्टोरल ट्रस्ट पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है। तो वो सारी चीज़ अपन ने कल के वीडियो में डिस्कस करी थी। इसके अलावा ये वाला जो मुद्दा है, हमने इंटरव्यू सीरीज जो चला रखी है, अगर आप जाओगे तो आपको वीडियोस में भी इलेक्टोरल ट्रस्ट का एक अलग से 5 मिनट या 4.5 मिनट का वीडियो है, वो दिख जाएगा। वो ज़रूर देख लेना, तो उससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आइए अब कल के क्वेश्चंस का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अपन शुरू करते हैं आज के न्यूज़पेपर के साथ। तो देखो, जब आपको पता है कि न्यू ईयर्स के टाइम पे, ये तो आपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप रील्स वगैरह देखते हो, अपना सोशल मीडिया का कंटेंट देखते हो, वहाँ पे आपने देखा ही होगा कि न्यू ईयर्स पे हर जगह, मतलब उदयपुर, जैसलमेर, मतलब जयपुर, सारी सिटीज़ जो भी टूरिस्टी है, हिमाचल, शिमला, है ना, सब जगह आपको पता है कि भयंकर टूरिस्ट आए हुए थे, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ओवर फ्लोइंग टूरिस्ट था। तो वही हाल आप देखोगे स्विट्जरलैंड का भी होता है। तो स्विट्जरलैंड में काफ़ी सारे रिसोर्ट्स है, उसमें से एक बहुत फेमस रिसोर्ट है जिसकी बार बार इंस्टाग्राम पे रील्स आती है, जो बहुत सारे बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं, रिच पीपल होते हैं, स्टार्स वगैरह होते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से फोटोज पोस्ट करते हैं। वो होती है इस क्रैंस मोंटाना रिसोर्ट की, ठीक है। ये स्कीइंग रिसोर्ट है। स्कीइंग मतलब क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि लोग बर्फ पे ऐसे वो स्केटिंग जैसा करते हैं और उनके हाथ में तो डंडे होते हैं, और फिर वो ऐसे ऐसे करते हुए पहाड़ों पे, जो बर्फीले पहाड़ होते हैं, वहां से नीचे उतरते हैं। तो इसको अपन स्कीइंग बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, स्की, तो ये स्कीइंग बोलते हैं। तो ये बहुत फेमस स्की रिसोर्ट है, और इसमें अचानक से आग लग गई, अभी कारण नहीं पता है। तो इस वजह से 40 लोगों की, क्योंकि बाहर देशों से, दूर दराज देशों से लोग आए हुए थे यहाँ पे न्यू ईयर्स के टाइम पे सेलिब्रेट करने के लिए, तो अलग अलग देशों से आए हुए टूरिस्ट में से 40 लोगों की डेथ हो चुकी है, 100 से ज़्यादा लोग इंजर हो चुके हैं। अभी तक कॉज आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो उसको प्रॉपरली पिन पॉइंट करने के लिए कि आग कैसे लगी और इतनी कैसे फैली, वो चेक किया जाएगा। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है, क्योंकि किसी का न्यू ईयर उनकी लाइफ का लास्ट डे बन गया। तो उन लोगों के लिए कंडोलेंसेस। फिर आप देखोगे, सेकेंड अपन ने ये आर्टिकल कल पढ़ा था कि कैसे बुल्गारिया जो एक देश था, है ना, एक देश है इनफैक्ट, वो बेसिकली 21वां देश बन गया है जिसने यूरो जोन ज्वाइन किया है। मैंने आपको कल भी बताया था कि यूरोपियन यूनियन और यूरो जोन में फर्क क्या है। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, पहले 28 थी। फिर आप देखोगे ब्रेक्सिट हुआ था, जिसमें से यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया, उसके बाद ये 27 कंट्रीज रह गई। अब इन्हीं 27 कंट्रीज में से एक छोटा टुकड़ा है 21 कंट्रीज का, जो बेसिकली यूरो, जैसे अपनी इंडिया की रुपी करेंसी होती है, रशिया की रूबल होती है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया होता है ना, वैसे आप देखोगे यूएस का डॉलर होता है, ठीक है। चाइना का येन होता है, या फिर रेनमिन भी बोलते हैं। जापानीज येन होता है, चाइना का रेनमिन भी होता है, या युआन होता है। तो वैसे ही आप देखोगे अलग अलग कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसी होती है, ठीक है, अपने देश के नोट्स होते हैं, उनके सिक्के होते हैं। वैसे ही आप देखोगे कि बुल्गारिया की भी पहले पुरानी करेंसी थी लेव करके, लेकिन अब क्योंकि वो यूरो जोन का हिस्सा बन चुके हैं, यूरोपियन यूनियन का तो वो ऑलरेडी हिस्सा थे ही, अब वो यूरो जोन का हिस्सा बन चुके हैं, तो इसके तहत उन्होंने यूरो जो अपनी करेंसी होती है, ठीक है, ये ऐसी जिसको लिखते हैं, 1 यूरो लगभग 100 रुपए के आसपास रहता है, ठीक है। मतलब डॉलर से ज़्यादा महंगा होता है यूरो। डॉलर जो होता है 80-90 रुपए के आसपास है, इस बार थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया था, लेकिन जनरली आप देखोगे यूरो जो होता है बहुत महंगा होता है, 100 रुपए के आसपास रहता है। तो यूरो जोन का वो हिस्सा बन गया है, तो वहाँ पे भी अब यूरो जो होती है ना एज अ करेंसी, वो एक्सेप्ट करी जाएगी। जो भी कैश पेमेंट्स वगैरह होंगे अब वो सब यूरो में होंगे। ये इतनी बड़ी बात क्यों है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बुल्गारिया जो देश है ना, ये पहले यूएसएसआर, ठीक है, यूनाइटेड सोवियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो अपना रशिया का, मतलब बोलते हैं ना, पुराना वर्जन है, उसका हिस्सा हुआ करता था। जब ये यूएसएसआर 1991 से डिसइंटीग्रेट हुआ है ना, जब जहां से आप देखोगे कोल्ड वॉर खत्म होता है, उस समय आप देखोगे 15 कंट्रीज निकल के आती है रशिया के अलावा, प्लस 14 कंट्रीज और होती है। उस 14 कंट्री का हिस्सा है एक बुल्गारिया। मतलब बुल्गारिया पहले एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला देश था, फिर 2000 रशिया रह गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। फिर उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे उन्होंने अपने मार्केट्स वगैरह ओपन करे, फ्री मार्केट की तरफ जाने लग गए, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी अप्रोच अपनाने लग गए। 2007 में यूरोपियन यूनियन के हिस्सा बन गए, और अब आप देखोगे यूरोजोन का भी हिस्सा बन गए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस वक्त पूरे विश्व में
क्या चल रहा है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अच्छा ये चीज़ है, ये मुझे आपको बतानी भी है। देखो इस वक्त क्या हो रहा है, अगर आप वर्ल्ड देखोगे है ना, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, फिर आपका ये साउथ अमेरिका हो गया, फिर यहाँ पे आपका ऐसे यूरोप करके आ जाएगा है ना, यहाँ यहीं पे आपका ये एशिया वगैरह आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा इंडिया बना दिया, फिर यहाँ से आप देखोगे ये ऐसे करके, यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे अफ्रीका आ जाएगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे ना, इस वक्त इंस्टेबिलिटी है। एक तो युद्ध चल रहे हैं जो आपको दिख रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध यहाँ पे हो गया, इसराइल गाजा का युद्ध यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे थाईलैंड कंबोडिया वाला युद्ध यहाँ पे हो गया। पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देशों के अंदर के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, वो चल रहे हैं। जैसे नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे थे, बांग्लादेश में चल रहे हैं, म्यांमार में अलग इशू चल रहा है, प्लस आप देखोगे फिलीपींस में भी चल रहे थे प्रोटेस्ट वगैरह, भी अपन देखा था ना कि फ्लड कंट्रोल सिस्टम में जो करप्शन हुआ था उसको लेके। नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट हुए थे, बांग्लादेश में आपको पता ही है कि शेख हसीना को छोड़ के जाना पड़ा। वैसे ही आप देखोगे अफ्रीका में रिसेंटली न्यूज़ आई है कि सोमाली लैंड जो है वो अलग हो गया बेसिकली। मतलब ऐसे तो वो अलग ही था, लेकिन इसराइल ने उसको मान्यता प्रोवाइड कर दी है। वैसे यहाँ पे आप देखोगे वेनेजुएला में अलग क्राइसिस चल रहे हैं, चिली में अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो बहुत जगह आप देखोगे इंस्टेबिलिटी आई हुई है। ओके, तो बुल्गारिया में भी आप देखोगे इंस्टेबिलिटी, और जनरली जो कारण है इंस्टेबिलिटी का वो हर जगह ऑलमोस्ट सेम है। एक तो जितने भी सारे के सारे नेशंस कैसे हैं, जनरली ये यूथफुल नेशंस है। यूथफुल मतलब यहाँ पे यंग क्राउड बहुत है, तो ये चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट, है ना, बेरोजगारी से छुटकारा। ये पढ़े लिखे होते हैं, इनको ऑब्वियसली जॉब चाहिए ताकि अपनी लाइफ सस्टेन कर सके, इनको करप्शन नहीं चाहिए, इनको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, ठीक है, इनको अपनी कंट्री का ग्रोथ चाहिए, है ना। ये बेसिकली जो इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, उससे परेशान है। तो इसी सारे इश्यूज को लेके आप देखोगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो बुल्गारिया में भी आप देखोगे बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और उसके बीच में आप देखोगे वो यूरोजोन का हिस्सा बने हैं। फिर मैंने आपको कल के न्यूज़पेपर में बताया था कि कैसे रशियन प्रेसिडेंट के घर पे मतलब रशिया ने अक्यूज़ किया था यूक्रेन को कि उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट के घर पे मतलब अटैक किया है। फिर उन्होंने आप देखोगे जवाब में यूक्रेन के जो उड़ीसा रीजन था, ठीक है ना, वहाँ पे भयंकर ड्रोन्स और मिसाइल्स वगैरह बरसाए जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। अब उसके जवाब में फिर आप देखोगे यूक्रेन ने भी हमला किया। तो ये सब कॉन्स्टेंटली चला ही जा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो ट्रम्प साहब बोल रहे थे कि मैं बेसिकली 2025 खत्म होने से पहले सारे युद्धों पे विराम लगा दूंगा, वो हो नहीं पाया है, ठीक है। फिर आती है ये बड़ी खबर। ये बड़ी खबर क्या है कि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो गैंजेस ट्रीटी जो है ना उसको वापस से मतलब रिन्यू करने के लिए उस पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर बातचीत करेंगे। होता क्या है, 1996 में, ठीक है, 1996 में एक ट्रीटी होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। आप बोलोगे मतलब, आपको पता है कि एक मिनट, जैसे सपोज करो ये इंडिया है ना, और यहीं पे ऐसा दिखता हुआ ये बांग्लादेश आता है, ठीक है। अभी बांग्लादेश बहुत सारी नदियां हैं जो बेसिकली यहाँ से होते हुए बांग्लादेश जाती है, जो इंडिया से बांग्लादेश जा रही है, ये आपको पता है। करीबन आप देखोगे हमारे इंडिया और बांग्लादेश जो है 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स शेयर करते हैं। ट्रांस बाउंड्री मतलब क्या होता है, ऐसी नदियाँ या ऐसी रिवर्स जो बेसिकली दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में बहती हैं। तो जैसे सपोज करो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र ऊपर से आई, पहले तिब्बत या चाइना से आई, फिर आप देखोगे इंडिया, और फिर उसके बाद बांग्लादेश। वैसे ही आप देखोगे टीस्टा रिवर के बारे में आपने सुना होगा, वैसे यहाँ पे गंगा रिवर के बारे में सुना होगा, है ना। यहाँ से आप देखोगे आपकी यहाँ से, चलो एक चीज़ मुझे बताना, अपनी कौन सी ऐसी नदी है जो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट रीजन से होते हुए फिर वो बांग्लादेश में एंटर करती है, क्योंकि उस पर भी बहुत बार बात चल रही थी कि बांग्लादेश के साथ ट्रांस बाउंड्री रिवर अग्रीमेंट कराया जाएगा, ठीक है। ये रिवर अग्रीमेंट्स क्यों होते हैं? रिवर अग्रीमेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि अगर कोई एक ही नदी है जो दो तीन देशों में जा रही है, तो उसमें से एक ऐसा देश होगा जहाँ से वो नदी ओरिजिनेट हो रही है, और नीचे वाले देश होंगे। ऊपर वाले देश को हम लोग अपस्ट्रीम बोलते हैं, है ना, और नीचे वाले देश को हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। देखो कोई भी एग्जाम अगर आपको पास करना है तो आजकल उसमें क्या होता है, मैथ्स कंपलसरी कर दिया है। सी सैट का पोर्शन मेंटल एबिलिटी वाला जो पोर्शन होता है, तो उसके अंदर आप देखोगे ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो रिवर्स वाले और बोट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप करते हो कि कैसे नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में है और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अगर बोट आपकी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है और नदी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, बोट का ज़्यादा एफर्ट फ्यूल खर्च होगा क्योंकि वो नदी से उल्टे डायरेक्शन में बह रही है। ये तो अपने को सबको पता है कि भैया जब नदी से उल्टे डायरेक्शन में तैरोगे तो ज़्यादा एफर्ट लगेगा, और नदी के डायरेक्शन में तैरोगे तो तैरने की ज़रूरत भी नहीं, नदी आपको अपने आप ले जाएगी। तो वहाँ पे भी वैसा ही होता है कि जैसे सपोज करो ब्रह्मपुत्रा है, अब ब्रह्मपुत्रा चाइना से होते हुए इंडिया आई और इंडिया से बांग्लादेश। तो अगर मैं इंडिया और चाइना की बात करूँ तो चाइना हमारा अपस्ट्रीम नेशन है, इंडिया डाउन स्ट्रीम है। लेकिन अगर मैं इंडिया और बांग्लादेश की बात करूँ तो चाइना और इंडिया दोनों ही अपस्ट्रीम है और बांग्लादेश डाउन स्ट्रीम है। तो ये जो रिवर अग्रीमेंट होते हैं ये इसलिए किए जाते हैं ताकि जो डाउन
डाउनस्ट्रीम में आने वाली कंट्री है उसको नुकसान नहीं हो, कि ऐसा नहीं हो कि अपस्ट्रीम में जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो देश हैं, वो बेसिकली सारा पानी खुद ही यूज कर ले और नीचे वाले देश को कुछ मिले ही नहीं। तो वैसे ही आप देखोगे इंडिया जनरली कोशिश करता है कि जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स होती है उन पे कोई ना कोई अग्रीमेंट हो जाए। तो गंगा रिवर जो है वो इंडिया से निकल के ब्रह्मपुत्रा जाती, सॉरी, इंडिया से निकल के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जाके मिलती है। तो हमने वहाँ पे क्या हुआ था, एक गांजेस वाटर ट्रीटी करी थी 1996 में, ठीक है, और ये 30 साल के लिए वैलिड थी। तो इसमें क्या होता है कि आप बेसिकली जो रिवर का डेटा वगैरह होता है वो शेयर करते हो कि भाई लीन सीजन में कितना है, जब आप देखोगे बारिश नहीं हुई है, फिर मानसून के बाद कितना है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि कितना कितना पानी यूज कर सकते हैं। तो ये 2026 तक थी और अभी आपको पता ही है कि ये 2026 लग चुका है, तो इसीलिए आप देखोगे इस ट्रीटी पे फिर से बातचीत करी जा रही है, ठीक है। तो ये था पूरा मुद्दा। फिर आप देखोगे यहाँ पे एक नेपाल से रिलेटेड न्यूज़ आई है कि ये इनफैक्ट एक ट्रेंड है, जैसे मैंने आपको बताया ना, पूरे पूरे विश्व में अगर इस वक्त अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखता है कि बहुत जगह पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। एक तो देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं, देशों के अंदर आप देखोगे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कई जगह तो आपको पता है दो गुट हो गए अलग अलग, वो सत्ता में आना चाहते हैं। कई बार आप देखोगे जो लोग हैं वो सत्ता से किसी को हटाना चाहते हैं, जैसे ईरान में हो गया या फिर आप देखोगे कई और देशों में हो गया। तो ये सब तो चल ही रहा है, बट एक और जो ट्रेंड नजर आ रहा है, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, आपको पता है वहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है उसने शेख हसीना के खिलाफ एक वर्डिक्ट दिया था। वैसी चीज़ें आपको बहुत सारे देशों में भी मिल रही है, जहाँ पे आप देखोगे कि सत्ता पलट होने के बाद, है ना, पॉलिटिकल पार्टी चेंज होने के बाद जो नई पॉलिटिकल पार्टी या नई गवर्नमेंट इन पावर आई है, वो बेसिकली जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज या पुरानी गवर्नमेंट के टाइम पे, ठीक है, कोई प्रोटेस्ट चल रहे थे, फिर उन्होंने प्रोटेस्टर्स पे क्या मतलब होता है ना कि उनको रोकने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, उसको लेके अगर प्रोटेस्ट बढ़े या फिर आप देखोगे लोगों की मृत्यु हो गई, तो उनको लेके आप देखोगे पनिशमेंट का सिलसिला चालू हो गया है। तो नेपाल में भी यही हो रहा है कि जो ये केपी शर्मा ओली जी थे उनके टाइम पे जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है, पिछले साल के सितंबर महीने में। और उस समय आप देखोगे उनके ऊपर मतलब पहले तो टीयर गैस चलाई गई, फिर आपको पता है वो जो अपने चिली पैलेट्स होते हैं वो चलाए गए, और उसके बाद आप देखोगे गन फायरिंग भी करी गई थी, पुलिस फायरिंग। तो उस पुलिस फायरिंग में करीबन 19 लोगों की डेथ हो गई थी, है ना। और अनरेस्ट जो था बेसिकली अगर आप पूरे देश में देखो जितने दिन भी चला, 77 लोगों की मौत हुई। तो अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली जी के खिलाफ, है ना, एक प्रो पैनल बैठाया जा रहा है जो चेक करेगा कि क्या इनके एक्शंस की वजह से प्रोटेस्टर्स की डेथ हुई है। तो ये भी आपको एक हर जगह देखने को मिलेगा। वैसे जैसे मैं बता रही थी ना, ईरान में भी आप देखोगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई हुई है। हुआ क्या है कि देखो ईरान जो है ना वो बार बार न्यूज़ में आता है। एक तो 2015 में ये न्यूज़ में आया था क्योंकि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ये लॉन्च हुआ था, जहाँ पे यूएस ने ईरान को बोला था कि आप अपनी जो ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी होती है, अच्छा ठीक है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, नहीं पता तो भी बताना, अपन इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज जो होती है उनको ऑपरेट नहीं करेगा, और उसके बदले में जो यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। कट शॉर्ट करो उसको, 3-4 साल बाद जब आप देखोगे ईरान सीरिया में भयंकर युद्ध चल रहा था, आईसिस वगैरह आ चुका था, तो एक तरफ तो आप देखोगे रशिया, ईरान, वो सीरिया के प्रेसिडेंट है बशर अल असद, उनको सपोर्ट कर रहे थे, और इनके खिलाफ में खड़ा था यूएस, यूएई, है ना, बाकी सारे देश, यूएस, यूएई, सऊदी वगैरह। अब हुआ क्या था, जब यूएस ईरान के बिल्कुल ऑपोजिट में खड़ा है और ईरान को बोल रहा था कि आप सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, है ना, गाजा हो गया, इन सबको सपोर्ट कर रहे हो, बेसिकली यूएस इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और बाकी सारे देशों को जो ईरान से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो उन्होंने फिर ये जो अग्रीमेंट था इसको हटा दिया और अक्यूज किया कि ईरान जो है फिर से अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज को चालू कर दिया है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें चली रही हैं, इस वजह से ईरान न्यूज़ में था। फिर आप देखोगे ईरान में 2019 में होते हैं प्रोटेस्ट। वो प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? महंगाई को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को लेके, ठीक है, करप्शन को लेके, भयंकर जो पॉलिटिकल सिस्टम में चल रहा है सॉरी, तो इसको लेके आप देखोगे 2019 में प्रोटेस्ट होते हैं। उसके बाद 2022 में क्या होता है, एक भयंकर इंसिडेंट होता है जहाँ पे माशा अमीनी नाम की एक लड़की होती है, ठीक है, और ईरान में ना एक मॉरल पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। मॉरल पुलिस होती है, जैसे लड़कियां जो होती हैं आपको पता है कि वहाँ पे है ना हिजाब विजाब पहन के रहती हैं, तो अगर आपने हिजाब नहीं पहना पब्लिक प्लेस में या फिर और कुछ ऐसी हरकतें करी है तो मॉरल पुलिस आपको डिटेन करके पनिशमेंट दे सकती है। तो माशा अमीनी जी की इस मॉरल पुलिस की कस्टडी के दौरान ही डेथ हो जाती है, जिस वजह से आप देखोगे 2022 में पहली बार ऐसा होता है कि ईरान में विमेन जो हैं वो सड़क पे आती हैं प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए, अपने राइट्स मांगने के लिए और वो सारी चीज़ें। तो उस समय प्रोटेस्ट हुए और फिर से अब आप देखोगे 2025-26 में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मतलब जहां लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां पे ईरान में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्यों देखने को मिल रहे हैं ये?
क्योंकि वही है, इकोनॉमिक ट्रबल्स है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ठीक है। प्लस आप देखोगे सरकार में भयंकर करप्शन है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। इसमें आप देखोगे छोटे तबके के जो लोग होते हैं, शॉपकीपर्स, वर्कर्स, टीचर्स, पेंशनर्स, सब बेसिकली सड़क पे आ गए हैं और वो यही बोल रहे हैं कि हमें बेसिकली आज़ादी चाहिए ये रिजीम से, और हमें कोशिश करनी है कि वापस से हम ईरान को रिस्टोर कर सकें, ठीक है। फिर जहाँ युद्धों की बात चल रही है तो एक और चीज़ बता देते हैं। आपको पता है कि यूएस के ट्रम्प साहब जो है उन्होंने ठानी है कि वो जो ड्रग का मेनेस है, ये जो ड्रग का ओवरलॉर्ड चीज़ चलती है जहाँ पे ड्रग्स जो है इधर से उधर जा रहे हैं, इस ड्रग्स को, पूरे मेनेस को वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। नार्कोस ट्रैफिकिंग वगैरह जो होता है इस पे लगाम लगाएंगे। और इसीलिए, और स्पेसिफिकली इसका हॉट बेड अगर आप देखोगे, आपने मूवीज़ वगैरह देखी है, आपने नार्कोस करके एक सीरीज आती थी वो देखिए, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, है ना, यहाँ पे नीचे की साइड मैक्सिको हो गया, ये थोड़ा सा हॉट बेड है करेबियन सी के आसपास, ये वाला जो हिस्सा होता है दोनों साइड पे, पैसिफिक ओशन ईस्टर्न वाला और आपका करेबियन सी। तो यहाँ पे आप देखोगे यूएस की बोट्स काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। जो भी ऐसी कोई बोट्स वगैरह होती है जिनको लगता है कि नारकोटिक्स ट्रैफिक कर रही है या ड्रग्स वगैरह लेके जा रही हैं, उनको बेसिकली ये लोग अटैक कर रहे हैं, उनको कैप्साइज करने की कोशिश वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था अभी, और इसी को लेके आप देखोगे ये न्यूज़ आर्टिकल लिखा हुआ है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। जब हम युद्धों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अब हम साउथ चाइना सी की तरफ चलते हैं। तो अगर आप एशिया की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे एशिया या फिर ये वाला हिस्सा बोल दो चाइना का हो गया, है ना। यहाँ पे ऐसे कोरिया हो गया, ये जापान हो गया। फिर यहाँ पे आपका यूएस हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये है आपका पैसिफिक ओशन। अब इसके अंदर आप यहाँ पे आ गया आपका फिलीपींस। तो आपको ये पता है कि चाइना जो है उसने 9 डैश लाइन बना रखी है, ठीक है, जो बहुत पुराने ज़माने से किंग डायनेस्टी वगैरह के टाइम पे ये लाइन बनी थी, ये बताने के लिए कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो समुद्र में कहाँ तक है, ठीक है। अब वो इस 9 डैश लाइन को ही डी फैक्टो लाइन मान लेते हैं कि भाई यहाँ तक जो है वो उनका ही कब्जा माना जाएगा और किसी भी कंट्री की सॉवेनिटी जो है उनके अलावा एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। तो ये 9 डैश लाइन जो है वो बेसिकली साउथ चाइना सी को कवर करती है। पर आपको ये पता है कि इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से, ठीक है, आपने पहले एक चीज़ के बारे में पढ़ा होगा जिसको अपन बोलते हैं यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सी, ठीक है। तो ये जो यूएन क्लॉज है ना, इसके हिसाब से क्या होता है, जैसे सपोज करो कि ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया की जो भी कोस्ट लाइन है ना, उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है। फिर उसके और 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब 24 नॉटिकल माइल्स तक हमारा कंटिग्यूस जोन होता है। वहां से फिर आप देखोगे 12 नॉटिकल माइल से अगर मैं 200 नॉटिकल माइल तक जाऊंगी तो वो बेसिकली मेरा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने बांटा हुआ है कि कंट्री की जो सोवेनिटी है वो कहाँ तक जा सकती है, और इसके बियॉन्ड होते हैं आपके ओपन वाटर्स, जिसको हम लोग इंटरनेशनल वाटर्स भी बोलते हैं, जहाँ पे किसी भी कंट्री का मतलब कोई भी सोवेनिटी या उसका जो अपन बोलते हैं ना उसकी आधिकारिकता नहीं मानी जा सकती। अब इसमें क्या हो रहा है साउथ चाइना सी में, क्योंकि कंट्रीज बहुत पास पास हैं, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ यहाँ पे वियतनाम है, फिर यहाँ पे कंबोडिया है, ये फिलीपींस है, यहाँ पे ताइवान वगैरह भी आता है, ठीक है, जापान भी है, कोरिया भी है। तो यहाँ पे अगर चाइना पूरा का पूरा समुंदर खुद को क्लेम कर लेगा तो इन देशों के जो एक्सक्लूसिव जोन्स हैं, ईईजेड जोन्स हैं, वो बेसिकली चाइना हड़पने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसको लेके ये पूरा विवाद चल रहा था। और इसी बीच में आप देखोगे यहाँ पे चाइना और ताइवान का इशू तो आपको पता ही है बहुत सालों से चल रहा है। हुआ क्या था, इसकी जो पूरी कहानी है ना वो चाइना के फॉर्मेशन से शुरू होती है। आपको पता है कि चाइना में भी जैसे अपने यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस होती है, वैसे चाइना में भी दो पार्टीज थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी और एक वहाँ पे चाइनीज मतलब नेशनलिस्ट पार्टी करके थी, जिसको नेशनलिस्ट पार्टी या फिर चाइनीज कांग्रेस ऐसे भी बोलते थे, ठीक है। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, जब चाइना आज़ाद हो रहा था 1949 के आसपास, तो ये पार्टी जो थी ये पूरे चाइना में सक्सेसफुल हो गई। तो ये वाले जो लोग थे ये बेसिकली पास का एक आइलैंड था वहाँ चले गए, और इन्होंने जैसे यहाँ पे तो कम्युनिज्म फैल गया पूरे मेनलैंड चाइना में, और यहाँ पे बेसिकली वो लोग डेमोक्रेसी और ये सारी चीज़ें फॉलो करते थे। तो ये जो आइलैंड था ये है ताइवान, ठीक है, और ये जो मेनलैंड चाइना था ये बना मेनलैंड चाइना। चाइना पहले बहुत गरीब था, 1965 के आसपास आप देखोगे इसका रंग रूप वगैरह बदलता है। तो कहीं ना कहीं उसके पहले जब आपको पता है यूनाइटेड नेशंस जो था वो तो 1945 में ही बन गया था, तो उस समय आपको पता है कि चाइना जो था वो हिस्सा था किसका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं 5, उसका हिस्सा था। तो उस समय चाइना चाइना ये वाला चाइना नहीं था, ताइवान था, ठीक है। जब चाइना आप देखोगे ये 1965 के आसपास बहुत पावरफुल बना, तब ताइवान को हटा के मेनलैंड चाइना को बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जहाँ जहाँ पे भी चाइनीज मेंबरशिप थी वहाँ पे ताइवान को हटा के चाइना को मेंबर बनाया गया।
तो एक्चुअली में चाइना वाले क्या बोलते हैं कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है, ताइवान के साथ कोई अलग से डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं कर सकता। भाई अगर आप कोई देश सेपरेट है तो आप उसके साथ सेपरेट रिलेशन रखोगे ना, चाइना के साथ अलग रिलेशन रखोगे, वहाँ पे खुद की एम्बेसी बनाओगे, खुद का दूतावास भेजोगे, वहाँ के दूतावास को एक्सेप्ट करोगे। तो पर लेकिन चाइना ये बोलता है कि ताइवान का कोई दूतावास नहीं है, ताइवान के कोई एम्बेसडर्स वगैरह भी नहीं है ना, वो बेसिकली चाइना का ही हिस्सा है। वो बेसिकली उन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखता जो ताइवान को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, या फिर ताइवान को किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंस लेने के लिए सपोर्ट करेंगे। ओके, तो चाइना ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान जो है अब वो थोड़ा सा असर्टिव होता जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमें अपने तरीके से जीना है, क्योंकि चाइना में और ताइवान में बहुत फ़र्क है। ताइवान में डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब चीज़ों को महत्वता दी जाती है, लेकिन चाइना में आपको पता है पूरा वन पार्टी रूल है, ठीक है। वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करके रखती है। इनफैक्ट आप क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह तो चाइना में है भी नहीं, वो ताइवान में लेकिन आपको मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ों का डिफरेंस मानते हुए ताइवान जो है थोड़ा असर्टिव हो रहा है। ताइवान को हमेशा से यूएस जो है, आपको लगेगा कि चाइना इतना पावरफुल है तो अब तक ताइवान एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि ताइवान को बैकिंग है यूएस, जापान और बाकी दूसरी कंट्रीज की, इसलिए कहीं ना कहीं चाइना इतना असर्टिव नहीं हो पा रहा। लेकिन चाइना अब क्या कर रहा है, ताइवान के आसपास जो ये मिलिट्री जो ये पानी वगैरह है ना, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी और ये सब साउथ चाइना सी, तो वहाँ पे है ना चाइना जो है वो अपने मिलिट्री के ड्रिल्स वगैरह कंडक्ट करता है, ये दिखाने के लिए कि वो कितना पावरफुल है। अगर ताइवान ने कुछ भी किया तो वो चाइना उसको आगे हड़प लेगा। अब जापान ने अभी क्या किया था, जापान के जो नए नए प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने बेसिकली बोला कि वो ताइवान को सपोर्ट करेंगे अगर चाइना उस पर अग्रेशन करने की कोशिश करता है, जिस वजह से चाइना और जापान के रिलेशन खराब हो गए और साथ में ताइवान और जापान के रिलेशन इंप्रूव हो गए। अब आप बोलोगे ताइवान और जापान के रिलेशन खराब ही क्यों हुए थे। देखो आपको पता है कि जापान में एक इंसिडेंट हुआ था 2011 में, जो आईवी सुनामी थी, ठीक है, जापान में, उसकी वजह से वहाँ पे एक फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है, वो उसका डिजास्टर हो गया था क्योंकि सुनामी आई। तो ये जो पावर प्लांट है न्यूक्लियर वाला है ना, वो बेसिकली डैमेज हुआ था। और मतलब उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखोगे, हाँ, मतलब जापान के कोस्ट लाइन के बाद ये पावर प्लांट अभी चला ही नहीं था। बट उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारा पानी जो ये पावर प्लांट में भर गया था, तो उसको मतलब कंटेन करके रखा था, उसको बाहर रिलीज नहीं किया गया था समुद्र वगैरह में। फिर जापान ने क्या हुआ 2021-22 में डिसाइड किया, ठीक है, उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए और ये देखा कि पानी में कोई रेडियो एक्टिविटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो उन्होंने ये पानी जो था वो समुद्र में रिलीज कर दिया। अब क्या होता है, समुद्र से होती है सी फूड की कैचिंग, है ना, फिशेज वगैरह आप निकालते हो ना समुद्र से। और ये जापान जो है वो सी फूड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, उसको निर्यात करता है। और बहुत सारी कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, ताइवान वगैरह हो गया, वो सी फूड जापान से इंपोर्ट करती हैं, आयात करती हैं। लेकिन जब उनको ये पता लगा कि उन्होंने फुकुशिमा वाला जो पानी था, जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, उसका जो पानी है उन्होंने समुद्र में मिला दिया और ये मछलियाँ वगैरह बेच रहे हैं, तो फिर ताइवान और चाइना दोनों ने ही जापान से इंपोर्ट करना बंद कर दिया था ये सी फूड। बहुत टाइम बाद जाके चाइना ने अलाउ कर दिया, लेकिन ताइवान ने अभी भी अलाउ नहीं किया था। लेकिन जैसे ही जापान ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो ताइवान को सपोर्ट करेंगे चाइना के अग्रेशन के अगेंस्ट, तो आप देखोगे ताइवान ने बोला कि ठीक है, अब से हम भी जापान का सामान जो है, सी फूड जो हमने बंद किया था, वो हम इम्पोर्ट करेंगे। समझ में आ गया, ये था पूरा इशू। ओके, तो ये था चाइना ताइवान वाला इशू। और अब इसमें एक चीज़ और आती है, वो है बेसिकली ये स्कैलप। स्कैलप एक तरीके का सी फूड होता है, ठीक है, जो बहुत ही फेमस होता है, एक तरीके से काफ़ी महंगा सी फूड बोल लो। और ये जापान, ये जो अपन बोलते हैं ना कि ये जो जापान से जो सी फूड आता है बहुत ही महंगा सी फूड होता है। तो जैसे अपनी शादियाँ होती है ना, उसमें जैसे अंबानी जी की शादी वगैरह हो गई, तो वैसे टाइप की शादियों में आप देखोगे स्कैलप्स वगैरह रखवाए जाते हैं, ताकि वो एक तरीके से लग्जरी आइटम होता है खाने पीने का। तो ये स्कैलप्स को लेके काफ़ी इशू है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना, जैसे जापान ने स्टेटमेंट दिया कि वो अब ताइवान का सपोर्ट करेंगे, तो ताइवान के साथ तो आप देखोगे उनके रिलेशन बेहतर हो गए, लेकिन चाइना ने मना कर दिया कि वो अब जापान से सी फूड नहीं इंपोर्ट करेंगे। और जापान का जो स्कैलप वाला चीज़ है ना, उसमें से 80% जो स्कैलप होते हैं वो चाइना अकेला कंज्यूम करता था, चाइना को ही जाते थे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इससे जापान की जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ओके, फिर एक न्यूज़ आती है इसराइल गाजा से। देखो इसराइल ने इस वक्त ना दो चीज़ें करी हैं, ठीक है। एक तो आप देखोगे उन्होंने अफ्रीका में एक जगह है सोमाली लैंड करके, उसको मान्यता प्राप्त कर दी है कि वो अब से एक नया देश कहलाएगा, ठीक है, उन्होंने मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और दूसरा आप देखोगे यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है वो ये बोल रहे हैं कि इसराइल ने पानी बिजली की जो सुविधा है,
जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी होती है, जो पैलेस्टीन में काम कर रही है रेफ्यूजीज़ वगैरह के लिए, उनको बिजली पानी वगैरह देना बंद कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशंस के जेनीवा कन्वेंशंस हो गए है ना, या फिर आप देखोगे जो और भी कन्वेंशंस हो गए, ये उसको फॉलो नहीं करते, जहाँ पे आप ये मान के चलते हो कि जो भी लोग आएंगे रेफ्यूजीज़ वगैरह का हेल्प करने के लिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करेगी, आप उनको बेसिकली सेफ्टी, सिक्योरिटी, साथ में बिजली पानी जैसी बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे। और 2024 में ही इसराइल की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उन्होंने एक लॉ पास किया था जहाँ पे वो बेसिकली इस वाली एजेंसी को काम करने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि इनका सॉफ्ट कॉर्नर है गाजा के प्रति, ठीक है। फिर कल अपन ने एक बहुत बड़ा इशू भी समझा था, वो था वोडाफोन आइडिया वाला, करेक्ट है, और ये मैंने आपको पहले भी न्यूज़ आर्टिकल्स में समझाया है। तो अब आप मुझे एक्चुअली में कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो कि वोडाफोन आइडिया का पूरा इशू क्या है। और जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उन्होंने तो देखा ही होगा कि वोडाफोन का शेयर जो था बहुत मतलब 9 रुपये 10 रुपये टाइप पे था, वो एकदम से उछाल लाया, अपना हाईएस्ट अचीव किया कुछ 1246 करके, और फिर आप देखोगे वापस जंप मार के अब वो 10 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बहुत लोगों ने इस चढ़ाव में है ना बहुत सारे पैसे कमाए, ठीक है, वोडाफोन आइडिया के शेयर से। और ये कहीं ना कहीं शेयर्स का जो मूवमेंट होता है ना ऊपर नीचे, वो 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो बाहर का मार्केट कैसा है, इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है, दूसरा आप देखोगे डोमेस्टिक मार्केट कैसा है, और तीसरा है वो कंपनी की पॉलिसीज़ या फिर कुछ ऐसे कोई नए डिसीजंस सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का या कंपनी का, जो उसके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया के साथ क्या हुआ था, जैसे एक कंपनी है, आप सपोज अभी पहले आप इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर की बात करो, तो इंडिया का जो टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है उसमें 3 मेजर कंपनीज ही पता है। एक तो है भारती एयरटेल, दूसरी है जियो रिलायंस वाली, और तीसरी आपको पता है वोडाफोन आइडिया। अब होता क्या है, ये मार्केट ऑलरेडी मोनोपोली की तरफ जा रहा है, क्योंकि जियो ने बहुत सारा मार्केट कैप्चर कर रखा है, और ओनली आई थिंक प्रॉफिटेबल कंपनी भी वही है। भारतीय एयरटेल भी लॉसेज में गई थी बीच में, अब रिकवर कर रही है। वोडाफोन आइडिया तो ऑलमोस्ट लॉसेज में ही है। अब क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, आप किसी से बात कर रहे हो, है ना, तो आपने एक तो फ़ोन खरीदा, और आपको अगर किसी दोस्त से बात करनी है तो उस कंपनी से वो जो कंपनी जिसका आपने कनेक्शन ले रखा है, उसको बेसिकली स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है सरकार से। आपने 2G स्पेक्ट्रम, 3G 4G 5G ये सब सुना होगा, और आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे स्पेक्ट्रम स्कैम, 5G स्कैम, 4G स्कैम ये सब भी हुए थे, जहाँ पे जितना चार्ज लेना चाहिए था उससे कम दामों में स्पेक्ट्रम मिल गया था, फिर वो स्पेक्ट्रम के एलोकेशन कैंसिल हुए थे। बेसिकली इसकी क्या होती है, बिडिंग होती है ना, ताकि आपको एक हवा में स्पेस मिल पाए जो सिर्फ आपकी कंपनी यूज़ कर सकती है अपने टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया ऐसे मानो एक कंपनी है, ठीक है, जिसको करीबन 2 लाख करोड़ रुपए जमा करवाने हैं सरकार को। अब इसमें से लगभग 1.44 लाख करोड़ तो स्पेक्ट्रम चार्जेस हैं, मतलब उसने सरकार से हर साल वो स्पेक्ट्रम के लिए बिड करती है, ठीक है, और वो जब स्पेक्ट्रम के लिए बिड करती है तो वो पैसा मिला मिला के इतने सालों में 1.44 लाख करोड़ हो चुका है। और इसके अलावा उसको 77,000 करोड़ जो है ना, वो उसको AGR देना है, जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज़। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज़ मतलब जो उसको सरकार को पैसा देना है, ठीक है। अब होता क्या है कि वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी आप देखोगे उसका कंज्यूमर बेस कम हो रहा है, मार्केट कॉम्पिटिटिव था, जियो सारा कंज्यूमर बेस ले रही थी, ठीक है, ऑलरेडी लॉस मेकिंग थी। तो इस चक्कर में वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और बोलते हैं देखो भैया, हम इतना पैसा तो नहीं दे पाएंगे, और सरकार अगर हमारी हेल्प नहीं करेगी तो हम डूब जाएंगे, और अगर हम डूबे तो बेसिकली टेलीकॉम का जो पूरा मार्केट है वो 1 या 2 ही कंपनीज मतलब चलाएंगी, जो कि कंज्यूमर्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन रहता है उतना ज़्यादा कंज्यूमर को फ़ायदा होता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली गवर्नमेंट को बोला कि आप प्लीज़ इन्हें रिलीफ दीजिए और देखिए कि क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए ये फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है, हम इनको थोड़ा सा बेनिफिट देंगे। उस पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला देखो आपको ना अलग अलग पेमेंट करने हैं, जैसे 2018-19 का आपको कुछ पेमेंट करना था, ठीक है, तो वो आप क्या करोगे, 26 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 26 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 31 तक जो भी आपके AGR ड्यूज 18-19 के, वो आप पे कर दो। फिर उन्होंने बोला आप एक काम करना, 87,000 करोड़ का जो बचा हुआ पेमेंट है, ठीक है, वो आप 2000 आई थिंक, हाँ, वो आप बेसिकली 10 सालों में चुका देना, ठीक है, वो आप 10 सालों में धीरे धीरे करके चुका देना। तो उससे क्या होगा कि आपको लोड नहीं आएगा, ठीक है, और हमें भी अपना पैसा मिल जाएगा। तो 2032 से 2041 तक आपको टाइम है, तब आप वो बाकी जो 87,000 करोड़ वाला जो पैसा है वो बेसिकली आप धीरे धीरे चुका देना, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे सरकार ने क्या करा, सरकार ने वोडाफोन आइडिया में 49% की इक्विटी ले ली। इक्विटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उन्होंने उनको पैसे दिए वोडाफोन को, और उसकी जगह उनके शेयर्स खरीद लिए। अब क्योंकि वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी सरकार को पैसे ओ करती थी, तो उसके बदले में उन्होंने क्या करा, सरकार ने कोई पैसे नहीं दिए, बल्कि जो पैसा वोडाफोन आइडिया से लेना था उसमें से कुछ अमाउंट के बदले उन्होंने 49% की इक्विटी ले ली, ठीक है।
ताकि वो इस तरीके से इस मार्केट में एक तो वोडाफोन को सहायता भी मिल सके और दूसरा इस मार्केट में वो बने रहे, मोनोपोली कभी ना आए। ठीक है। अब अगर सरकार वोडाफोन को ये सपोर्ट नहीं देती तो वोडाफोन को हर साल करीबन 18,000 करोड़ का पेमेंट सरकार को देना पड़ता। ठीक है। जिसके लिए आप देखोगे सरकार ने उनको राहत दी है। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि सरकार ने सीधे सीधे ये बोला था कि हम आपको राहत देंगे। उस राहत के अंदर क्या होगा कि आपको सारा पैसा चुकाना नहीं पड़ेगा, एक तरीके से हम आपका शेयर्स या फिर इक्विटी खरीद लेंगे और जिसके बदले आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी, और वही सरकार ने किया है। ठीक है। अब ये सब चल रहा है, उसके बीच में क्या होता है, वोडाफोन आइडिया पे जो सेंट्रल जीएसटी वाले लोग होते हैं, सीजीएसटी जो डिपार्टमेंट होता है अहमदाबाद वाला, उन्होंने कहीं ना कहीं एक पेनल्टी ऑर्डर निकाला है 638 करोड़ का। काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। अब जो हमारे पिज़्ज़ा लवर्स हैं, फास्ट फूड लवर्स हैं, उनके लिए न्यूज़ है। KFC, ठीक है, जिसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है सफायर फूड्स, और आपका पिज़्ज़ा हट जिसकी पेरेंट कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल, ये दोनों मर्ज होने वाले हैं। ठीक है। आपको देवयानी इंटरनेशनल के 177 शेयर के पीछे 100 शेयर मिल जाएंगे KFC के। ठीक है। तो इससे एक बड़ी कंपनी बन जाएगी। तो ये देखते हैं आगे इस कंपनी से हमें क्या देखने को मिलेगा। कोई नए प्रोडक्ट्स आते हैं, कोई नई ब्रांचेस खुलती हैं, क्या एक्चुअली इस मर्जर का फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। अब ये एक चीज़ है जो एक तो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, और दूसरी चीज़ आप देखोगे ये है ना, बहुत बार इंटरव्यूज़ में पूछी गई है, वो है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये क्या होता है? देखो, एक ऐसा इंडिकेटर समझो आपकी इकोनॉमी का, जो अगर 50 के ऊपर जाता है तो बताता है कि हाँ भाई इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, उसमें ग्रोथ है, लोगों का पॉजिटिव सेंटिमेंट है। और जैसे ही वो 50 के नीचे जाता है तो वो ये बताता है कि कैसे इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने वाली है। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो ये क्या होता है, महीने दर महीने निकाला जाता है। तो जैसे अक्टूबर महीने का कुछ आएगा, तो सपोज करो अक्टूबर महीने के में 59 था, नवंबर में 56 हुआ, तो क्योंकि ये 50 के ऊपर, इसका मतलब है कि इकोनॉमी तो अच्छा ग्रो कर रही है, लेकिन जितनी ग्रोथ अक्टूबर में थी उससे तो कम ही ग्रोथ नवंबर में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का यही लॉजिक था। फिर कोल्ड वेव की कंडीशंस बोली जा रही हैं कि आ सकती हैं। देखो, यहाँ से हम सीखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, एक तो एल नीनो का, एक ला नीनो का, और एक होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। क्या होता है, आपने अपने ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा कि जैसे ये है हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है। इसमें ये जो है बेसिकली, ये तो आपका चिले और ये है आपका पेरू। यहाँ से एक ओशन करंट निकालता है ठंडा वाला, जिसको हम पेरूवियन करंट या फिर हम्बोल्ट करंट बोलते हैं। ठीक है। और 3 से 7 साल के बीच में एक साइकिल आती है जिसको हम लोग एल नीनो साइकिल के नाम से जानते हैं। ये एल नीनो मतलब क्या होती है, जब ये ठंडा करंट जो होता है वो इतना ठंडा नहीं होता कि वो पानी को यहाँ से यहाँ ले जाए। ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, ये जो करंट्स होते हैं ना, ये बेसिकली उल्टे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जो ऐसे सर्कल बनना चाहिए था, फ्लो ऑफ करंट्स ओशन में जो पानी का बहाव है वो ऐसा होना चाहिए था, वो अब ऐसा चल रहा है। ठीक है। जिस वजह से आप देखोगे कई जगह पे जहाँ पे फ्लड्स आने चाहिए थे वहाँ फ्लड्स, वहाँ पे ड्रॉट्स आ रहे हैं, जहाँ पे ड्रॉट्स आने चाहिए थे वहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, जहाँ बारिश होनी चाहिए थी वहाँ बारिश नहीं हो रही है, मछलियाँ ऊपर आनी चाहिए थी पानी से, पानी के नीचे से, समुद्र के नीचे से, वो ऊपर नहीं आ पा रही हैं। तो जब ये ठंडा करंट एक गर्म करंट से रिप्लेस हो जाता है तो उसको तो बोलते हैं एल नीनो, और जब एक ठंडा करंट और स्ट्रांग हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ला नीनो। और जब ये दोनों चीज़ें 3 से 7 साल में एक के बाद एक, जैसे एल नीनो आया फिर ला नीनो आया, कुछ साल बाद फिर एल नीनो आया फिर ला नीनो, तो इस पूरी साइकिल को एल नीनो और ला नीनो वाली, इसको हम बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, ला नीना। ला नीना मतलब क्या होता है कि जो कंडीशंस है उसी में और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी, मतलब ये जो ठंडा करंट है वो और ठंडा हो जाएगा। तो ये फायदा ही करता है। एल नीनो जनरली इंडिया के मानसून के लिए नुकसानदायक होता है, ला नीना हमारे लिए अच्छा होता है। तो अभी चल रही है ला नीना कंडीशन। जब ला नीना कंडीशन होती है, बारिश वगैरह तो अच्छी होती है, साथ में आप देखोगे ठंड वगैरह भी अच्छी पड़ती है। और नेक्स्ट ईयर 2026 के मिड से फिर से एल नीनो आ जाएगा। ठीक है। और जैसे ही एल नीनो आता है तो इंडिया में ड्रॉट कंडीशंस वगैरह देखने को मिलती हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ, जैसे ये अब क्या होता है, आपको एक चीज़ और पता है कि दिसंबर है ना, जनवरी के महीने में हमारे यहाँ पे विंटर रेन्स भी होती है। अब इसको उससे कंफ्यूज मत करना नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल से। तो हमारे यहाँ पे जब आप मानसून पढ़ते हो तो मानसून में आप दो तरीके की बारिश पढ़ते हो, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून जिससे ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह बारिश आती है, और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून
जो बेसिकली लैंड से जब पानी मानसून जब वापस आप देखोगे ज़मीन से समुद्र की तरफ जा रहा है, लैंड से वाटर की तरफ जा रहा है, तब आप देखोगे सिर्फ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश होती है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल कहते हैं। अब इन दोनों से अलग एक रेनफॉल होती है जिसको हम लोग मठ कहते हैं, मावट कहते हैं, वो होता है दिसंबर के में होने वाली विंटर रेनफॉल। ठीक है, ये जो विंटर रेनफॉल होती है इसके बहुत फायदे हैं। ये राबी क्रॉप्स के लिए बहुत फायदा करती है, जैसे गेहूं वगैरह की खेती हो गई उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, विंटर रेनफॉल से क्या होता है, जो भी आपका पोल्यूशन प्रदूषण वगैरह जो जमा होता है वो बेसिकली पानी के साथ नीचे जाता है, तो हवा थोड़ी क्लीन हो जाती है, विजिबिलिटी मिल जाती है, फॉग कम हो जाता है, पोल्यूशन की वजह से जो लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं इस दिसंबर में रेनफॉल के होने के। ठीक है, अब क्या हुआ है कि इस साल ऐसा पाया गया है, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि 125 सालों में सबसे ज़्यादा ड्राई महीना था ये वाला दिसंबर। वैसे आपने देखा होगा पूरे दिसंबर में बारिश नहीं हुई, सिर्फ आई थिंक परसों बारिश हुई थी, एक दिन बारिश हुई है ना। तो पूरे दिसंबर के महीने में बारिश नहीं हुई, तो ड्राइएस्ट दिसंबर था ये। और ये जो दिसंबर की बारिश आती है ये किसके जैसे आती है, तो आपने अपने ज्योग्राफी की किताबों में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसको अपन बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, या फिर आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्लीज। तो ये जो वेस्टर्लीज हैं मतलब हवा का जो डायरेक्शन होता है उसी के डायरेक्शन में हवा का नाम होता है। वेस्टर्ली मतलब होता है वो कहाँ से आ रही है, तो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ आने वाली हवा को वेस्टर्ली बोलते हैं। तो ये जो वेस्टर्लीज हैं जो हवा में बिल्कुल ऊपर की तरफ जो होता है ना, एल्टीट्यूड में हाइट में ऊपर की तरफ वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में चलती हैं, ये बेसिकली हमारे यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या फिर तो अपन बोलते हैं ना मावट या विंटर रेनफॉल लेके आती है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज थोड़े से कम हो गए। ठीक है, फिर आपको पता है ला नीना एल नीनो का जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा सा आप देखोगे ऊपर नीचे हुआ है, प्लस मेडन जूलियन ऑसिलेशन। अभी मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे सपोज करो ये आपका पूरा वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये पूरी आपकी दुनिया है, इसमें 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स में आप ऐसे समझो एक ऐसा मूविंग साइक्लोन जैसा हिस्सा जिसके एक हिस्से में तो बारिश होती है और एक हिस्से में बारिश नहीं होती। तो ये क्या करता है 30 से 60 दिन के अंदर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करता है 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में। ठीक है, और ये भी ऐसे वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जाता है। तो जहाँ पे ये वाला हिस्सा आता है जहाँ पे बारिश हो सकती है तो वहाँ पे तो बारिश होती है, और जिस देश से ये वाला हिस्सा गुजरता है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो इंडिया में जब मेडन जूलियन ऑसिलेशन का ये वाला हिस्सा आता है तो बारिश बढ़ जाती है, और जब ये वाला हिस्सा आता है तो बारिश कम हो जाती है। तो इस बार आप बोल रहे हो कि दिसंबर महीने में जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है वो भी नहीं हुआ ढंग से, है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज नहीं आए, कोई स्ट्रॉन्ग विंड्स वगैरह नहीं थी, तो इस वजह से आप देखोगे ये ड्राइएस्ट महीना गया है। ठीक है, और बाकी इसके फायदे क्या हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर जो है जीएसटी के बारे में। ओके, तो आपको मैंने कल एक न्यूज़ आइटम बताया था जहाँ पे मैंने आपको नवंबर का जीएसटी का कलेक्शन बताया था जो सिर्फ 1.7 लाख करोड़ था, जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 2-2.5 लाख करोड़ क्रॉस करेगा। तो अब आप देखोगे दिसंबर में फाइनली ये 1.79 लाख करोड़ है, जो ये पिछले साल दिसंबर में कलेक्शन हुए थे उससे तो करीबन आप देखोगे 1.3% ज़्यादा है। इसमें से भी क्या होता है जीएसटी में अगर आप देखोगे तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका स्टेट वाला और एक होता है कि अगर आप कुछ इंपोर्ट वगैरह करते हो तो आईजीएसटी लगता है। ठीक है, तो आईजीएसटी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, स्टेट वाला जो है वो थोड़ा कम तेज़ी से बढ़ा है। अब इसमें भी जैसे एक तो ग्रॉस कलेक्शन होता है और एक नेट कलेक्शन होता है। ग्रॉस कलेक्शन अगर आप देखोगे तो जितना जीएसटी आया, पर जीएसटी में क्या होता है आपको पता है कुछ हिस्सा सेस का भी है, तो सेस को हटा दोगे तो आपको सिर्फ नेट नेट जीएसटी कितना आया आपको पता लगता है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि 1.79 लाख करोड़ जीएसटी का रेवेन्यू आया है, तो इसमें से अगर मैं सेस का हटा दूँ पार्ट तो करीबन 1.46 लाख करोड़ ही आपको जीएसटी आया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जीएसटी जो है फाइनली ग्रो किया है। आपको पता है कि सितंबर 22 पे सरकार ने न्यू दिवाली जो दिवाली का एक बोनस दिया था सबको, जहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि जीएसटी का हम लोग रेट कट कर रहे हैं 375 आइटम पे, ताकि लोगों को इसका सस्ती सेल का फ़ायदा मिले। और कुछ और हुआ ना हुआ वो आपको पता है कि भयंकर कार में भयंकर सेल्स आपको देखने को मिलती है, बम्पर आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं कार की सेल्स में, क्योंकि जीएसटी का रेट जो था जो पहले 28% प्लस सेस हुआ करता था, कंपनसेशन सेस, क्योंकि लग्जरी आइटम मानी जाती है कार, तो वो घट के अब आप देखोगे 18% पे आ गया था। तो इसलिए आप देखोगे बहुत सारी कारें जो थी वो सस्ती हुई थी, इसलिए कहीं ना कहीं कार की जो सेल थी वो बढ़ भी गई थी। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे अब हमारे जब जीएसटी के जब आपने रेट कट किया तो आपको पता था कि 1-2 महीने तक हो सकता है आपको जीएसटी में नुकसान देखने को मिले, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ों के दाम थे वो सस्ते हो गए, तो दाम सस्ते हो गए, रेट कम कर दी, तो ऑब्वियसली जहाँ पे पहले आप 18% टैक्स लेते थे, अगर वहाँ पे आप कई कई आइटम में तो 5% ही टैक्स ले रहे हो, तो ऑब्वियसली सरकार का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है आप ये मान के चलते हो कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी जो होती है मेच्योर होती है,
बड़ी होती है ना, डेवलपमेंट की तरफ जाती है, तो होता क्या है, देखो दो तरीके हैं। आपको सपोज करो 13 रुपये कमाने हैं, तो 13 रुपये ना सॉरी, आपको 15 रुपये कमाने हैं, तो या तो आप 3 आइटम्स पे 5 रुपये का टैक्स लगा लो, या फिर आप 5 आइटम पे 3 रुपये का टैक्स लगा लो। तो होता क्या है, कंट्रीज यहाँ से यहाँ पहुँचती हैं। जब आप छोटे होते हो तो आप क्या करते हो, आपके पास कम टैक्स लगाने की मतलब सुविधा होती है, तो आप जिन पर टैक्स लगा रहे हो उन पर ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हो। लेकिन जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप वगैरह होती हैं, तो वो ज़्यादा आइटम्स पे टैक्स लगा के, लेकिन कम टैक्स लगा के भी उतना पैसा कमा सकती हैं। तो जीएसटी के साथ भी लाने का यही रीज़न था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे कम टैक्स लगाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फॉर्मल टैक्सेशन में आए। और कम टैक्स लगाने की वजह से जब ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, तो अपने आप देखोगे जीएसटी का नंबर बढ़ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा संकेत देता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ सितंबर 22 को एक और चीज़ जो करी गई थी, वो ये था कि कंपनसेशन सेस अब खत्म कर दिया जाएगा। और जो ओके, पहले तो कंपनसेशन सेस होता क्या है, देखो 2017 में जब जीएसटी लाया गया, तो आपको पता है कि जीएसटी क्या था। जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स था। लेकिन इसके पहले जो वैट एग्जिस्ट करता था, वैट जो था वो प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स था। मतलब क्या है, सपोज करो ये गुजरात की फैक्ट्री है जहाँ से माल निकलता है, और वो माल जाके महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में कंज्यूम होता है, ठीक है। अब गुजरात की जो फैक्ट्री है जहाँ से माल निकल रहा है, उसको तो अपन बोलते हैं प्रोड्यूसिंग साइड या प्रोडक्शन स्टेट। और एमपी जहाँ पे आप देखोगे, आप और मैं जैसे कंज्यूमर्स बैठ के उस माल को उपयोग ला रहे हैं अपने घर गृहस्थी के आइटम्स में, तो वो होता है हमारा कंजम्पशन स्टेट, ठीक है। तो पहले जो वैट था ना, सपोज करो कि 12% वैट लगा, तो वो जो टैक्स कलेक्ट होता था वो प्रोडक्शन स्टेट को जाता था, ठीक है। लेकिन जो जीएसटी है वो जाता है कंजप्शन स्टेट को। तो इस वजह से क्या हुआ, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, है ना, ऐसी स्टेट्स जहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्शन होता है, वो भड़क गई। वो बोली कि हमें तो इस वजह से काफ़ी लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो काफ़ी सारा टैक्स है वो सारी अब कंजम्पशन स्टेट ले जाएंगी। मतलब इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हो कि अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं, तो आपको जीएसटी का फायदा मिलेगा। अब ये स्टेट जो थी वो भड़क गई, इन्होंने बोला हमारे रेवेन्यू कम हो जाएंगे। इस चक्कर में सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको सांत्वना देने के लिए ये कहा कि आप लोगों को एक कॉम्पनसेशन सेस दिया जाएगा। कॉम्पनसेशन सेस का मतलब क्या है, 2017 में टैक्स लागू हुआ है, आप 2015 का बेसलाइन मान लो। सपोज करो गुजरात उस समय वैट से करीबन 1 लाख करोड़ रुपए कमाता था, ठीक है। आपने ये बोला कि अब इसमें आप 14% की बढ़ोतरी करो, क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि हर साल 14% का ग्रोथ होता ही होता है आपके रेवेन्यूज में। तो अगले साल जो गुजरात था वो 1 लाख 14 हजार करोड़ जो है वो कमाएगा। फिर इसके ऊपर फिर 14% करते जाओ। तो ऐसे कर करके बेसिकली आप ये बताओगे कि साल ऑन मतलब ईयर ऑन ईयर, साल दर साल जो है आपका 14% रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो भी आपको मिलना चाहिए था, सपोज आपको 1 लाख 14 हजार करोड़ मिलने चाहिए थे, लेकिन जीएसटी की वजह से आपका जो कलेक्शन हुआ वो सपोज 1 लाख 10 हजार करोड़ ही हुआ। तो ये जो 4 हजार करोड़ का लॉस है ना, वो आपको कंपनसेशन सेस के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इससे कॉम्पनसेट कर देगी, ठीक है। अभी कॉम्पनसेशन सेस लगा दिया आपने, बोल दिया आप स्टेट्स को दे दोगे, लेकिन स्टेट्स को देने के लिए पैसा आएगा कहाँ से। तो उसके लिए आपने क्या करा था कि जीएसटी की दरों में आपने कुछ नए बदलाव किए थे। ये मैं पहले की बात बता रही हूँ। आपने बोला जीएसटी की मल्टीपल रेट्स हैं, 5% पे आइटम्स हैं, कुछ 12% पे, कुछ 18 पे है, कुछ 28 पे है, और कुछ पे आपने 40% की रेट कर दी। जैसे जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, जिसको अपन सिन गुड्स भी बोलते हैं या डीमेरिट गुड भी बोलते हैं, जैसे टोबैको वगैरह हो गया, है ना, सिगरेट्स हो गई, लग्जरी आइटम जैसे लग्जरी घड़ियाँ हो गई रेडो वेडो की, तो इन पे आपने बोला सीधा 40% का जीएसटी लगेगा। जो 28% की जो मैक्सिमम रेट थी उसके ऊपर वाली रेट लगेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ना, इससे आप बेसिकली स्टेट्स को कॉम्पनसेट करोगे कॉम्पनसेशन सेस के फॉर्म में। अब हुआ क्या कि टेक्निकली कॉम्पनसेशन सेस आपने बोला कि स्टेट्स को 5 साल लगने चाहिए इस नए सिस्टम को अडॉप्ट करने में, तो 2017 से 2021 तक का आपने समय दे दिया, और बेसिकली आपने बोला ये कॉम्पनसेशन सेस 21 में खत्म हो जाएगा। लेकिन 2021 में क्या आया, कोरोना, कोविड-19 पैंडेमिक, जिस वजह से हुआ ये पूरी कैलकुलेशन हिल गई। ऑलरेडी आपको पता है कि क्योंकि व्यापार वगैरह कुछ हुआ नहीं था, तो स्टेट्स ऑलरेडी घाटे में थी, तो सेंटर अब कॉम्पनसेशन सेस हटाता तो और गड़बड़ हो जाती। तो स्टेट ने इस कॉम्पनसेशन सेस को 5 साल और बढ़ा दिया, और 2026 में बोला कि इसको हम खत्म कर देंगे। अब क्या चल रहा है 2026, तो अब कंपनसेशन सेस को खत्म किया जाएगा, ठीक है। और अब सरकार वो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यूज है वो कहाँ से लाएगी, वो ला रही है बेसिकली टोबैको, जर्दा, गुटखा, है ना, सेंटेड टबैको, चूइंग टबैको, इन सब पे एक बेसिकली एक्स्ट्रा एक तरीके से एक्साइज ड्यूटी लगा के, ठीक है, जिसका पैसा भी वो स्टेट्स के साथ शेयर करेगी, ओके। और साथ ही में एज अ न्यू ईयर गिफ्ट सरकार क्या कर रही है,
फरवरी 1 से जो सिगरेट तंबाकू वगैरह होते हैं इन पे जो टैक्स लगता है वो बढ़ाने वाली है। अब क्या है इसकी गणित मैं बताती हूँ। देखो आपके यहाँ पे क्या होता है, जब सिगरेट आप खरीदते हो, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कोई नहीं पीता होगा, पर अगर कोई सिगरेट पीता है तो आपने देखा होगा, ये चीज़ सुनी होगी कि जितनी लंबी सिगरेट होती है, जिस सिगरेट में फिल्टर वगैरह होता है, उसके जो पैसे होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं। एक सिगरेट पे क्या होता है, आपकी एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ठीक है, प्लस आप देखोगे इस पर जीएसटी वगैरह लगता है, प्लस इस पे एक एनसीसीडी जिसको नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी ड्यूटी, मतलब अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए तो उसके लिए सरकार पैसा इकट्ठा करती थी, एनसीसीडी, ठीक है। यहाँ पे होगा शायद, 1 मिनट, हाँ ये रहा, एक्साइज ड्यूटी हो गई, एनसीसीडी हो गई, जीएसटी हो गई और एक कॉम्पनसेशन सेस। अब क्या होने वाला है, कॉम्पनसेशन सेस हट जाएगा, जीएसटी की दरें बढ़ चुकी हैं, एनसीसीडी की जो ड्यूटी है वो तो सेम रहेगी, और जो एक्साइज ड्यूटी है वो सरकार ने बढ़ा दी है। पहले जहाँ 5-10 रुपये लगती थी 1000 डंडियों पे, अब आप देखोगे 2000 से 8000 रुपये है। फिर भी सरकार ये कह रही है कि अगर हम ये वाला जो नए दाम लेंगे ना, वो भी कहीं ना कहीं पुराने दामों के बराबर ही है। मतलब पुराना अगर आप सब कुछ इंक्लूड करोगे तो आप करीबन जैसे 88 के आसपास पहुंच रहे थे, ठीक है, कि आपने 88% के आसपास उस पर टोटल लेवी लगाई है, तो वो अभी भी 88% है, बस उसका रूप बदल गया, ठीक है। साथ में सरकार ये बोल रही है कि इवन तो हमने इतना पैसा बढ़ा दिया और सारे जो टोबैको मेकर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया आज भी जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है कि 75% टैक्स होना चाहिए इन चीज़ों पे क्योंकि ये हानिकारक होती है, उससे बहुत नीचे है। आज भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 43% के आसपास ही हमारा, या 50% के आसपास ये वैल्यू पहुंचती है। तो हमारे पास बहुत स्कोप है कि हम प्राइसेस जो हैं टोबैको वगैरह के ये इंक्रीज कर सकें, ठीक है। तो ये वाली पूरा आर्टिकल था सिगरेट्स वगैरह के बारे में। और हाँ, अब इसमें क्या होता है, देखो हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं। सरकार ये बोल रही है इससे क्या होगा कि हमारा रेवेन्यू वगैरह बढ़ जाएगा, हमें कंपनसेशन मिल जाएगा, हम और कहाँ से पैसे लाएंगे, वो सारी चीज़ें। अब जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जैसे आपकी आईटीसी हो गई, इंडियन टोबैको कंपनी हो गई, आपकी फिलिप्स हो गई, है ना, तो ये सारी कंपनीज ये बोल रही हैं कि ऑलरेडी मार्केट में क्या होता है, दो तरीके से सिगरेट मिलती है, एक तो इलीगल तरीके से, एक लीगल तरीके से, ठीक है। एक तो स्मगल सिगरेट होती है और एक लीगल सिगरेट होती है। लीगल सिगरेट जो है वो सिर्फ 10% है पूरे मार्केट का, लेकिन करीबन 90% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। और अगर आप, जैसे आपने देखा होगा कि गोल्ड में जब आप देखोगे प्राइस बढ़ जाते हैं तो स्मगलिंग और जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है वो बढ़ जाती हैं। तो जैसे ही किसी चीज़ का दाम बढ़ता है ना, उसमें जो ब्लैक मार्केट होता है वो बढ़ जाता है। तो ये कंपनीज भी यही कह रही हैं कि आप नहीं करोगे तो क्या हुआ, आपके जो दाम बढ़ाने की वजह से जो ब्लैक मार्केट क्रिएट होगा वो और ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स को, मतलब कहीं ना कहीं गंदे प्रोडक्ट्स को, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को आप हाई प्राइसेस में बेचने को मजबूर कर देगा, ठीक है। आपको मैंने थोड़े दिन पहले बताया था जब अपन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कि सरकार जो है, निर्मला सीतारमण जी कह रही थी कि हेल्थ सिक्योरिटी से हमें नेशन की सिक्योरिटी पे जाना है, क्योंकि आपको पता है सिगरेट वगैरह जो लोग कंज्यूम करते हैं उनकी लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं चलता है। तो हेल्थ की सिक्योरिटी तो उनकी गायब हो ही चुकी है, और उस वजह से जो नेशन पे बर्डन चलता है, पड़ता है, जो उस वजह से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी क्रिएट होता है। तो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी कब इंश्योर होगी, जब हम देख रहे हैं हम बेसिकली इस पर रेट इतनी बढ़ा देंगे कि लोगों के लिए डिसइंसेंटिव हो कि वो खरीदने से पहले गुटखा जर्दा सिगरेट वगैरह इतना सारा पैसा लगेगा कि वो उसको खरीदना ही बंद कर दे, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा था आपका कंपनसेशन सेस से लेकर जीएसटी को समझने का, और अभी जो सरकार लेके आई है उसको। अब सबरीमाला टेम्पल में आपको पता ही है कि वो इशू आया था कि वहाँ पे जो द्वारपाल होते हैं, अभी द्वारपाल क्या होते हैं ये आप पढ़ते हो अपने आर्ट एंड कल्चर में, तो आपको पता होगा कि आप दो स्टाइल के टेम्पल मेकिंग पढ़ते हो। एक होता है आपका, तीन स्टाइल का पढ़ते हो, नगरा स्टाइल, एक होता है द्रविड़ा और एक होता है विसारा। विसारा वही होता है जो नगर और द्रविड़ा दोनों का एडिशन होता है, दोनों के कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं। नगरा जो नॉर्थ इंडियन में फॉलो करते हो, द्रविड़ जो आप साउथ इंडिया में फॉलो करते हो। तो नॉर्थ इंडिया में जैसे अपन पढ़ते हैं कि जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है वो आपका गर्भगृह हो गया, ठीक है। उसके ऊपर जो होता है वो बेसिकली आपका, यहाँ से ऊपर अगर आप देखोगे शिखर हो जाएगा, आपका कलश हो जाएगा, फिर आपके मंडप्स हो जाएंगे, है ना, फिर आपका ऐसे स्टेयर केस वगैरह हो जाएगा, वो सारी चीज़ें, है ना। और यहाँ पे गेट पे आपको गंगा जमुना मिल जाएंगी जो बेसिकली भगवान जी को प्रोटेक्ट करके रखेंगी। अगर आप द्रविड़ स्टाइल या साउथ इंडियन स्टाइल की बात करोगे तो वहाँ पे भी जैसे गर्भगृह हो गया, वहाँ पे विमान हो गए, फिर आपके ना बाउंड्री वॉल हो गई, फिर उन पे गोपुरम्स हो गए। गोपुरम्स मतलब उनके भी जो दरवाजे होते हैं वो बाउंड्री वॉल के, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, भगवान की जो मूर्ति होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गंगा यमुना नहीं होती, यहाँ पे बेसिकली आपके द्वारपाल होते हैं। तो ये जो पूरा केस हुआ था वो तब हुआ था जब सबरीमाला जो टेम्पल होता है जिसको लेके विमेन एंट्री का लेके इशू बना था, तो वो जो सबरीमाला टेम्पल है उसके जो द्वारपाल थे उनके कुछ गोल्ड वोल्ड के ऑर्नामेंट्स में से कुछ कुछ गायब था। फिर उसके बाद है ना, इस पे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठती है, ठीक है, हाँ, हाई कोर्ट जो होता है उसको रिपोर्ट करना होता है,
और फिर उन्होंने बताया कि एसआईटी अब बोल रही है कि सिर्फ द्वारपाल नहीं, बहुत जगह से आप देखोगे गोल्ड का बहुत सारा चीज़ बाकी है, ठीक है। और इसके लिए वो एक रिस्पॉन्सिबल, देखो आप एक बात बताओ, इतनी पुरानी चीज़ में से आप गोल्ड को सेपरेट कैसे करोगे? तो उसके लिए कोई ना कोई तो केमिकल मिक्सचर, ऐसा कोई फॉर्मुलेशन होगा जो बेसिकली सिर्फ गोल्ड गोल्ड को अलग कर दे, बाकी मूर्ति को वहाँ पे रहने दे। तो इसके लिए आप देखोगे उन्होंने 2-3 कंपनीज को नोटिस भी भेजे थे, वहाँ से आप देखोगे इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ें इसमें देखनी बाकी हैं। फिर आप देखोगे ये होता है असली, अगर अपन बोलते हैं ना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल तरीका जिससे आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करते हो। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितने इश्यूज हुए, प्रॉपर युद्ध हो चुके हैं। एक तो 1948 का आज़ादी के बाद वाला, एक 1965 का, फिर आपको पता है 1971 का, फिर आपको पता है 1999 एलओसी वाला। उसके बीच में भी आप देखोगे कितनी बार, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम अटैक, उरी हो गया, है ना, तो कितनी सारी चीज़ें हुई हैं उसके बीच में भी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में एक चीज़ जो कांस्टेंट रही है वो है ये वाली, कि वो लोग अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो होती हैं उसका जो एक लिस्ट होता है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में कभी भी अगर युद्ध होता है या ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होती है तो वो इन फैसिलिटीज़ पे अटैक नहीं करेंगे जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि इससे तो उनका भी लॉस है। अगर पाकिस्तान ने कहीं अटैक किया तो इंडिया नहीं, पाकिस्तान भी जाएगा, ठीक है। और अगर इंडिया ने अटैक किया तो इंडिया भी जाएगा, अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की बात करें हम, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान लगातार 1988 से, ठीक है, जब पहली बार ये बातचीत हुई थी तो 1991 में पहली बार लिस्ट एक्सचेंज हुई थी, और तब से आप देखोगे लगातार हर साल जनवरी में ये लिस्ट एक्सचेंज हो जाती है कि भाई ये हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अटैक नहीं करोगे। पाकिस्तान बोलता है अच्छा हम आपका एक्सेप्ट करते हैं, और हमारी भी ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, तो जिनको कुछ भी हुआ तो आप अटैक नहीं करोगे। इसी के साथ साथ इंडिया पाकिस्तान हर बार हर 6 महीने में, जनवरी और जुलाई में, एक लिस्ट एक्सचेंज करते हैं कि उनके पास कितने लोग हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं दूसरी कंट्री के। जैसे पाकिस्तान के पास कितने प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं इंडिया के, उसमें से कितने तो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, और कितने सिविलियंस हैं। और वही डेटा आप देखोगे इंडियन भी देते हैं। तो बहुत सारे इंडियन फिशरमैन पाकिस्तान की जेल में हैं, और पाकिस्तान के बहुत सारे सिविलियंस आप देखोगे इंडिया के पास गिरफ्त में है। तो वो भी एक तरीके से लिस्ट जो होती है एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा मुद्दा इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का। फिर हम आते हैं कुछ राजस्थान रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स पे। तो देखो राजस्थान ने अभी है ना 2-3 चीज़ें करी है। एक तो आपको पता है कि राजस्थान में बहुत सारे पेपर लीक्स के मामले आ रहे थे, जहाँ पे मतलब पेपर देने जाओ पता लगता है किसी ने तो पेपर खरीद लिया है ना। तो ये पेपर लीक के मामलों में सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और उसके बाद आप देखोगे पेपर लीक अब नहीं हो रहा है। वैसे ही आप देखोगे राजस्थान में 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में, है ना, टाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक डिजी फेस्ट करके ऑर्गेनाइज कर रही है, जो कि एक स्टार्टअप का इवेंट होगा। इसमें करीबन आप देखोगे 10,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। स्टार्टअप्स भी आएंगे, छोटे बड़े हर साइज़ के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी होंगे। इसमें फंडिंग और मेंटोरशिप वगैरह मिलने का स्कोप है। तो अगर आप कोई स्टार्टअप है, आप किसी को जानते हो जिसका स्टार्टअप चल रहा है, उनको ज़रूर बोलिएगा ये इवेंट अटेंड करने के लिए। यहाँ पे सरकार अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की पॉलिसी है राजस्थान सरकार की, वो भी वो वहाँ पे बताने वाले हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे एक और आर्टिकल है राजस्थान से रिलेटेड, वो ये वाला है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ आप अपने इंटरव्यू वगैरह में भी बोल सकते हो कि कैसे राजस्थान ने ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया है। 10 मिनट हर स्कूल जो होगा वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा। जो सेकेंडरी स्कूल तक के बच्चे होते हैं वो तो एक हिंदी और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर उनके आएगा ही आएगा। उसके ऊपर वाले बच्चों के यहाँ 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर आएंगे। आइडिया ये है कि एक तो बच्चों को रीडिंग हैबिट डेवलप हो, एक उनको सोशल अवेयरनेस हो कि उनके आसपास चल क्या रहा है, ठीक है, वो थोड़े से काबिल बने, जनरल नॉलेजेबल बने, उनको पता हो कि भाई मतलब वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, हर जगह पे चल क्या रहा है। प्लस उनकी जो वोकैबलरी है इंग्लिश है वो भी अच्छी होगी, क्योंकि वो 5-5 नए शब्द रोज़ याद करेंगे, और उसके बाद इस वजह से उनकी वोकैबलरी वगैरह भी अच्छी हो जाएगी। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आपके यहाँ दोनों चलता हो, हर जगह आप देखोगे राजस्थान सरकारें मैंडेट करेगी कि 10 मिनट आपके यहाँ पे जो असेंबली वगैरह नहीं होती बच्चों की, वहीं पर आप देखोगे 10 मिनट तक न्यूज़पेपर की रीडिंग करवाई जाए। और जिन बच्चों को या जिस क्लास को उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ना है वो बेसिकली आधे घंटे पहले आएंगे, सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को एक तरीके से होता है ना, अपन लोग एडजस्ट वगैरह करेंगे, और उसके बाद आप देखोगे वो लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे लगा कि मतलब हर जगह होनी चाहिए। इनफैक्ट आप देखोगे सरकारी ऑफिस में भी होनी चाहिए, क्योंकि एक बार लोग सरकारी ऑफिस एंटर करते हैं उसके बाद तो जैसे मानो वो न्यूज़पेपर पढ़ना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनका सिलेक्शन हो चुका है। फिर अगर आपको वंदे भारत चेयर कार पसंद आई थी तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि सरकार वंदे भारत, जो कि इंडिया की खुद मेड इन इंडिया ट्रेन होती है, तो वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी लाने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको 1 AC 2 AC और 3 AC मिलेगा। तो इसका जो इनॉग्रेशन है वो बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। ये हावड़ा, जो कि अपना वेस्ट बंगाल आता है, वहाँ से लेकर आसाम के गुवाहाटी तक जाएगी। और अगर यहाँ से चलेगी तो बंगाली क्यूजीन देगी आपको खाने में, अगर यहाँ से चलेगी आसाम गुवाहाटी से तो आपको एसमीज क्यूजीन मिल जाएगा खाने में, ठीक है।
अब मतलब ये एक तो चीज़ ये है, साथ में आप देखोगे जो रेलवेज़ है वो ये भी बोल रही है। अच्छा मुझे पहले बताओ ये वंदे भारत ट्रेन की स्पेशलिटी क्या है? आपने देखा होगा ये बिल्कुल अलग सी ट्रेन्स हैं, है ना? इनमें ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है जो अपने आप खुलते हैं, ठीक है? प्लस आप देखोगे प्रॉपर वाइब्रेशन है, नॉइज़ कम है इसके अंदर, प्रॉपर सस्पेंशन है। प्लस आप देखोगे एंड टू एंड इनमें कवच सिस्टम है ताकि ये ट्रेन कभी कोलाइड ना करें। इनकी स्पीड भी ज़्यादा है, ये मैक्सिमम 180 किलोमीटर या 150 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, लेकिन 100-120 तक आप देखोगे सरकार इनको बोलती है कि आप वहीं पे रखो। इन पे सेफ्टी भी है, कोलिजन्स होने में इन पे चांसेस कम है। प्रॉपर अर्गोनॉमिक्स है। अर्गोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, जिसमें आपका बॉडी के शेप के हिसाब से आपकी जो चेयर वगैरह है वो इस तरीके से होती है कि आपको डिस्कम्फर्ट कम हो, ठीक है? अर्गोनॉमिक्स वगैरह है, एकदम एयरक्राफ्ट टाइप की फैसिलिटी है लेकिन कम दामों में, ठीक है? प्रॉपर लाइटिंग है, बैठने की व्यवस्था है, टॉयलेट में ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एनहांस्ड आपको सब सुपीरियर वर्जन ऑफ सर्विस वगैरह देखने को मिलता है। तो ये वंदे भारत ट्रेन की स्पेशलिटी है। तो चेयर कार सक्सेसफुल हो गई, तो इसलिए अब आप देखोगे स्लीपर भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब आप सोचोगे मैम ठीक है, स्लीपर इंट्रोड्यूस करने के लिए तो और भी सारी स्टेट्स थी, तो आपने वेस्ट बंगाल से गुवाहाटी क्यों लिया? क्योंकि अपना वहाँ पे आपको पता है एक तो असम जो है अगले साल इलेक्शन में जाने वाला है, ठीक है? और इसी को लेके आगे न्यूज़ आर्टिकल भी है कि जैसे इलेक्शन के टाइम पे असम में आप देखोगे पहले से जो स्कीम्स चल रही थी उनके अंदर जो पेमेंट जाने थे वो बढ़ा दिए हैं। फिर आप देखोगे 3-4 नई स्कीम्स दी हैं जहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हो। तो एक तरीके से आप मतलब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबी कल्चर को लेके कुछ कहा नहीं था। उन्होंने बोला था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को खुद सोचना चाहिए कि क्या उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फ्री और फेयर इलेक्शंस पे फर्क तो पड़ता है। लेकिन जब तक हमारे यहाँ कोई चीज़ बैन नहीं करता ना तब तक हम उसको मतलब खुद से बैन नहीं करते। तो वही चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है आज भी एक गिमिक अप्लाई करती हैं जहाँ पे वो लुभावनी स्कीम से वोटर्स को लुभाने की कोशिश करती हैं। तो आसाम में भी वही चल रहा है और इसीलिए आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पिछले 2-3 साल से लॉन्च किए जा रहे हैं। जैसे एक पूर्वोदय इनिशिएटिव है जहाँ पे राइजिंग नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा कि कैसे हम नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ें देके उसको एक्चुअली बेटर कनेक्ट करके, ठीक है, लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला चीज़ है। और अभी मतलब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अभी इस साल के एंड तक हम कोशिश कर रहे हैं कि 12 ट्रेन ले आएँ, ठीक है? और 200 वैसे ओवरऑल ट्रेन बनाई जाएंगी। और आपको पता है कि ट्रेन में मेजरली 3 चीज़ें होती हैं। क्या होता है? एक तो आपका बोगी जिसमें आप बैठते हो, ठीक है? एक होता है उसको चलाने वाला प्रोपल्शन सिस्टम कि वो चल किससे रही है, डीजल से, स्टीम से, ठीक है, बिजली से, किससे? और तीसरा होता है इन सबको अटैच करने वाला सिस्टम, ठीक है, व्हीकल का कंट्रोल। तो ये तीनों चीज़ें अगर मेक इन इंडिया हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी कॉस्टिंग बढ़ती है। अगर हम बाहर से सिर्फ एक कोच लाते तो 10-10.5 करोड़ का पड़ता, इंडिया में पूरा मिला के आप देखोगे 8-8.5 करोड़ के अंदर हमारा काम हो जाएगा। तो ये है फ़ायदा आपकी वंदे भारत ट्रेन का कि आपका बहुत सारा पैसा भी बचता है। फिर ये एक आर्टिकल है कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म पे। ये मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि हमने कल कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म बहुत अच्छे से बैठ के समझा था। और मैंने आपको बताया था कि इंडिया के जो $7 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हैं जो यूरोपियन यूनियन में करता है, वो स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर वगैरह के, ये हमारे इम्पैक्ट होने वाले हैं जो ऑलरेडी आप देखोगे कम हो चुके हैं। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें क्या है, ठीक है, वो चीज़। और ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ लेना, बहुत अच्छा आर्टिकल है, सच में बहुत अच्छा आर्टिकल है। नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, मैं इसको वापस से अगली क्लास में CBAM के को डिस्कस कर दूंगी, ठीक है? फिर एक ये पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में आर्टिकल है। देखो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो मुझे आपको बताना है, इसमें सिर्फ अमिताभ सिन्हा जी के खुद के व्यूज़ हैं कि कैसे। देखो पेरिस अग्रीमेंट को 10 साल हो गए नवंबर 2025 में, लेकिन यूएस इसके बाद अभी बाहर निकल चुका है। बहुत सारी कंट्रीज हैं वो जो अपना पेरिस क्लाइमेट डील द्वारा बताया हुआ तरीका ना फॉलो करके अपना खुद का एक यूनिक पाथ फॉलो कर रही है कि उनका डेवलपमेंट भी हो सके और उनके एमिशंस भी कम हो सके। और इसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो राइटर दे रहे हैं वो है चाइना का। तो वो ये बोल रहे हैं कि जैसे यूएस बाहर निकल गया है ना, तो चाइना अब जो है वो यूएस की जगह ले रहा है सारे निगोसिएशंस में, ताकि वो एक वर्ल्ड लीडर बन के उभर के आ सके। चाइना जो है आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको पता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट एमिटर भी है इस समय। तो लेकिन अब वो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा है कि वर्ल्ड में नंबर टॉप 5 के अंदर आते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ठीक है, चाहे वो सोलर की बात कर लो चाहे वो विंड की बात कर लो। तो चाइना जो पाथ फॉलो कर रहा है जहाँ पे डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, एमिशंस भी कर रहे हैं, 2060 तक नेट जीरो का टारगेट भी है, साथ में आप देखोगे रिन्यूएबल्स की कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा है। तो ऐसा ही कुछ आप देखोगे इंडिया को भी मॉडल फॉलो करना चाहिए जहाँ पे हमारा मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम ना हो, हमारी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो भी बढ़ें, और साथ साथ इंडिया अपने डेवलपमेंट के साथ साथ क्लाइमेट के टारगेट्स जो हैं उसके कि 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे और जो भी 500 गीगावाट एनर्जी इससे आएगी, फलाना से आएगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाएंगे। तो ये सारे टारगेट भी हम अचीव कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली देखो हुआ क्या था, अगर आप क्लाइमेट निगोसिएशंस की बात करोगे
तो इसकी शुरुआत अगर मैं बोलूँ तो 1992 पे आप बोलोगे एक मेजर समिट हुई जिसको हम रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील की अर्थ समिट बोलते हैं। इसके बाद 1997 में आता है क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल में भी आपको पता है इनिशियली डेवलप कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इंक्लूडिंग यूएस। फिर इसका दूसरा वर्जन आता है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स बनाए गए कि आपको इतना एमिशन कम करना ही पड़ेगा। फिर इसी का एक भाई बंधु आता है 2015 में जिसको हम पेरिस क्लाइमेट डील के हिसाब से जानते हैं। और इस पेरिस क्लाइमेट क्योटो प्रोटोकॉल में जहाँ पे आपने सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ या कुछ होता है ना चुनिंदा कंट्रीज़ के ऊपर आपने ये शिकंजा कसा था कि आपको तो फॉलो करना ही है, बाकी कंट्रीज़ के ऊपर वॉलंटरी छोड़ा था। 2015 में जो पेरिस अग्रीमेंट आया उन्होंने सबके लिए वॉलंटरी छोड़ दिया कि CBDR कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज के बेसिस पे आप बेसिकली क्लाइमेट के ऊपर काम करोगे। कहने का मतलब क्या है, यूएस है, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया वहाँ पे, उसने बहुत सारा आप देखोगे एमिशन कर लिया। अब वो इतना डेवलप्ड है, उसके पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, तो उसकी कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है उसके पास। आप देखोगे उसने पहले एमिशन वगैरह भी कर लिया, तो अब उसकी हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है या ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशन हो रहे हैं उसको कम करें। ठीक है, वहीं आप देखोगे इंडिया, आज़ादी 1945 में हुए थे, ठीक है, 1947 में हुए थे। 1947 में आज़ाद होने के बाद आप देखोगे हमारा कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है। अब आप देखोगे हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्लस आप देखोगे हमारे पास टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों की कमी है। तो इस हिसाब से इंडिया के ऊपर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में पार्टिसिपेट करें। फिर भी आप देखोगे इंडिया बहुत वोकल रहा है इस चीज़ के लिए कि हर कंट्री को पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपना हिस्सा निभाना चाहिए, ताकि हम ओवरऑल जो पेरिस क्लाइमेट डील का टारगेट क्या था कि हम जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम तक रोक सके, मतलब जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस पे रोक दें, और इफ़ पॉसिबल इसको 1.5 डिग्री पे रोक दें। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा मुद्दा जो था वो पेरिस क्लाइमेट डील का था, और ये बता रहे हैं कि कैसे यूएस के निकलने के बाद चाइना अपना खुद का मॉडल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये फॉलो कर आप एक बार पढ़ सकते हो। इसमें CBAM का भी जिक्र है, वही है कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म। इसके बारे में हमने कल बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, फिर एक कल न्यूज़ आर्टिकल आया था गिग वर्कर्स को लेके, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गहलोत साहब ने भी बेसिकली टारगेट किया था कहीं ना कहीं ये बोल के कि गिग वर्कर्स ये हाई टाइम है कि हमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो स्ट्राइक पे गए हैं इनकी कहीं ना कहीं सुरक्षा और सिक्योरिटी के बारे में सोचें। तो आप सोच रहे होगे कि इतने कितने वर्कर्स हैं जिनके लिए आप इतना हो हल्ला मचा रहे हो। करीबन 2.5 करोड़ वर्कर्स इस वक्त हैं जो ओला, ऊबर, ब्लिंकिट, जोमेटो, अमेजोन, इन सब पे काम करते हैं। ठीक है, और इनकी जो रोजी रोटी हो गई, पूरा इनका इनकम हो गया, जॉब हो गया, वेजेस हो गया, है ना, इनके अनसेफ वर्किंग कंडीशन हो गई कि भद्दा 10 मिनट में डिलीवरी करनी है। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है इन कंपनीज़ पे। ठीक है, तो अब आप देखोगे सरकार ने वो नए कोड्स लाए हैं लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। फिर सरकार ने बोला कि इनको भी अब एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस, मैटर्निटी बेनिफिट, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन देखो आपको पता है कि जहाँ पे जॉब देने वाले कम है और लेने वाले ज़्यादा हैं, तो किसकी चलती है बार्गेनिंग में, देने वालों की। तो वही डर है कि जहाँ पे आप देखोगे ऑलरेडी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो इतनी कम है ना, नॉन फार्म सेक्टर में, वहाँ पे आप देखोगे कि वेज तो वैसे भी बढ़ना इम्पॉसिबल सा ही लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कंपनीज़ हैं इनको सोचना चाहिए कि अगर ये डिलीवरी बॉयज़ वगैरह मतलब मना कर दें सर्विस करने से, तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो ही हिल जाएगा। तो ऐसा एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो दोनों ही पार्टी को नुकसान ना दे। ऐसा नहीं हो कि कंपनीज के ऊपर बहुत बर्डन आ जाए कि उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़े, और ना ही ऐसा हो कि उनके साथ जागती हो रही हो। ठीक है, डिलीवरी बॉयज़ के साथ। ओके, फिर एक बहुत ही मतलब अजीब सा न्यूज़ आर्टिकल आया था कि बरेली में एक लड़की अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, है ना, और वहाँ पे आप देखोगे उसके फ्रेंड ग्रुप में 2 मुस्लिम लड़कियाँ भी थी। सडनली वहाँ पे एक दल आता है, नाम नहीं बताऊंगी, आप खुद इंटेलिजेंट आप समझ सकते हो किसकी बात कर रही हूँ। वो आके बोलते हैं आपका धर्म क्या, आपका धर्म क्या। और जो 2 लड़कियाँ थी जो बेसिकली मुस्लिम थी, उन्होंने बताया कि उनका धर्म क्या, उसके बाद उनको असॉल्ट किया गया। तो इस लड़की ने क्वेश्चन पूछा कि अब मैं अपने बर्थडे में किसको बुलाऊंगी, मेरे क्या दोस्त होने चाहिए, वो भी मैं धर्म के नाम पे करूं। तो ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जिसने बहुत सारे लोगों को झंझोड़ दिया। तो ये जो विवेक काजू जी हैं, याद रखना ये फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं इंडिया के, बहुत सारी कंट्रीज़ में एम्बेसडर बन के गए हैं इंडिया के। तो ये लिख रहे हैं कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो उस समय कहीं ना कहीं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे लाए गए थे, फिर उसके बाद बोला गया था कि हट जाएंगे, फिर हटाया ही नहीं गया। इनफैक्ट 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई। उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि इंडिया में मतलब एज अ सिटीज़न आपको चाहिए कि आप हारमनी प्रमोट करोगे, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करोगे सारे लोगों के बीच में, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस रीजनल सेक्शन,
या फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़, और जो भी ऐसी प्रैक्टिस है जो वुमेन के लिए डेरोगेटरी है वो अवॉइड करोगे। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों में से कुछ नहीं हुआ इस बरेली वाले इंसिडेंट में। इनफैक्ट आपको पता है ओवर द ईयर्स, पिछले सालों से आपने देखा होगा कि अटैक्स, लिंचिंग, ये सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो एक समय जहाँ पे आप देखोगे हमारे देश में और भी बड़े बड़े चैलेंजेस है, टेररिज्म हो गया, एआई हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, वहाँ पे अपनी सोसाइटी में कोहेशन रखना, उसको रिलीजियस के लाइन पे डिवाइड करना कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, ऐसे एक्सट्रीम एलिमेंट्स को हमें ज़रूर पनिश करना चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत ही ना ये वाला आर्टिकल देखो, सपोज करो आपने देखा कि पुलिस वाली टीम आई, उन्होंने करीबन 500 किलो जो है मैरिजुआना, गांजा वगैरह जो है वो बरामद किया। अब क्या हुआ कि उन्होंने जाके अपने स्टोर में रख दिया। फिर इनकी 2 साल बाद कोर्ट में पेशी होती है और कोर्ट में इनको पूछा जाता है कि वो कितना आपके पास गांजा वगैरह है, तो वो बोलते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है। कोर्ट बोलता है भाई ऐसा कैसे हो गया? वो बोलते हैं कि सारा 500 किलो गांजा कौन खा गया? चूहा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इंडिया में, मथुरा में, अभी झारखंड में है ना, प्लस आप देखोगे यूएस में भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा जहाँ पे चूहे जो हैं वो गांजा खा रहे हैं। तो बेसिकली गांजे की लत किसको है? चूहे को। तो अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे, बट पॉइंट ये है कि क्या हो रहा है हमें भी समझ आ रहा है और वो जज को भी समझ में आ रहा है। अब ये जो है ना, एक एडिटोरियल पीसेस आए हैं, एक मतलब ऑपोजिट व्यू आया है कि 2026 कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो एक तो है इस प्रताप भानु मेहता जी के द्वारा लिखा हुआ और दूसरा है सी राजा जी के द्वारा। दोनों ही मेरे फेवरेट राइटर्स हैं। इन्होंने बेसिकली 2026 के बारे में कुछ कुछ लिखा है। कल अपन ने ऑलरेडी ये देखा था कि 2026 में कैसे बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स जो है वो खराब हैं। इन्होंने बताया है कि कैसे इंडिया जो है वो अपने इल्यूजन में रह रहा है। ठीक है, कहाँ पे हम एक तरफ बोल रहे हैं कि जीडीपी इतना बढ़ रहा है, पर दूसरी तरफ आप देखोगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। कहीं एक तरफ हम डिनाइल में रह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, लेकिन आप कैसे बनोगे जब अपने लोगों का एजुकेशन, स्किल्स है ना, इन्वेस्टमेंट आर&डी में बिना करे हुए, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप नहीं है, तो कैसे बनोगे? वो बोल रहे हैं विकसित भारत आपका जो मिशन है वो स्वच्छ भारत की तरह क्या है कि एक स्ट्रैटेजी बन के रह जाएगा, एक आपकी एस्पिरेशन बन के रह जाएगा। वो बोल रहे हैं, आप बेसिकली बोल रहे हो कि हम जो है लोगों को अपने जैसा बनाएंगे, लेकिन आपके यहाँ पे गंदा पानी है ना, प्रदूषित हवा, सिटीज़ जो इतनी ख़राब हो रखी हैं, तो ऐसी जगह पे आप इनक्रेडिबल इंडिया कैसे फेमस कर रहे हो? फिर वो बोल रहे हैं कि हम लोग बेसिकली इंडिया को बोलते हैं कि वो मदर है ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, लेकिन हमारे यहाँ पे आपको पता है सिविल लिबर्टीज़ हो गए, फेडरलिज्म हो गया है ना, मीडिया कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया मीडिया का, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स ने खरीद रखा है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी हो गई कुछ इंस्टीट्यूशंस की, जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह, वो क्वेश्चन में आ रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर सरकार बोलती है कि हम बेसिकली फैंटेसी में रह रहे हैं, तो अपोजिशन इतना वीक है कि उसको मना करने की बजाय उसके साथ साथ बोलते हैं कि हाँ हम उस इल्यूजन में हैं। ठीक है, खुद ही अपनी मतलब ऑपोजिशन जो है वो खुद ही अपनी इंटरनल प्रॉब्लम सुलझा नहीं पा रहा है कि वो देश की प्रॉब्लम कब सुलझाएगा। तो ऐसे में बेसिकली इंडिया जो है, क्या वो सच में 2026 के लिए रेडी है? ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था प्रताप भानु मेहता जी का। तो ये आप मतलब यहाँ से देख सकते हो। फिर वो बात कर रहे हैं कैसे पावर जो होता है कि मतलब देखो, इन पॉइंट ये था कि पहले में जब आप देखोगे लोग सिर्फ केव वगैरह में रहते थे ना, गुफा वगैरह में रहते थे, तो वहाँ पे तो कोई पावर वगैरह का स्कोप ही नहीं था। लेकिन पावर एक्सरसाइज करने के लिए क्या करा गया, आपने कंट्रीज के बीच में जियो पॉलिटिकल लाइन्स बनाई, सिविलाइजेशंस लेके आए, ताकि आप बेसिकली लोगों को बोलो कि आप यहाँ पे आके बसो और उनके ऊपर फिर पावर एग्जर्ट कर सको। इंडिया में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे भी आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड प्रॉपरली है नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है ना। फिर आप देखोगे इंस्टीट्यूशंस की जो इंटेग्रिटी है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हमारा चल ही रहा है। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं, और वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे हम सिर्फ 2-2.5% ही हिस्सा है वर्ल्ड की इकोनॉमी का। तो ऐसे में क्या हम सच में, आपको लगता है कि वर्ल्ड में यूएस या चाइना को रिप्लेस करके एक विश्व गुरु का दर्जा पा सकते हैं? ठीक है, तो वो एक चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी। अब इसी के कंट्रास्ट में सी राजा जी जो हैं वो बेसिकली इंडिया की बात ना करके वो बात कर रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ कुछ अलग चल ही रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे वो बात कर रहे हैं एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की। वो ये बोल रहे हैं कि हर कंट्री को दो चीज़ें लगती हैं कि पहला, अगर वो रूल बेस्ड इंटरनेशनल मतलब ऑर्डर फॉलो कर रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी सॉवेनिटी जो है, उस देश का जो इंडिपेंडेंस, उसको खतरा नहीं है। और दूसरी चीज़ जो होती है, जो हर कंट्री एक्सपेक्ट करती है, कि ये जो टेरिटोरियल सॉवेनिटी है ना, ये एक तरीके से प्रिविलेज है। ठीक है, और वो मेंटेन रहेगा। तो सी राजा जी बोल रहे हैं दोनों भी चीज़ें नहीं है। पहला कि ये कोई ग्लोबल नॉर्म्स हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है चाइना ने साउथ चाइना सी में बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, यूएस ने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं अपने हिसाब से। तो हर कंट्री जिसकी जब इच्छा होती है तब वो रूल्स तोड़ देता है, तो इनका होना कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्जिस्ट करोगे। और दूसरा है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो ये आपका प्रिविलेज नहीं है, बल्कि आपको कॉन्स्टेंटली है ना, एक तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स के अगेंस्ट आपको अपने
ये जो अपनी सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसी में वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे रशिया ने, आपको पता है, क्रीमिया का एनेक्सेशन किया। फिर आप देखोगे जो यूक्रेन के सदर्न हिस्से थे, डॉनबास वाले पूरे रीजन पे कब्जा लिया। अभी आप देखोगे इसराइल ने सोमालीलैंड को घोषित कर दिया। तो इथोपिया जो है, जिसको आप देखोगे एंट्री चाहिए थी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, है ना, इसके पास, जैसे अभी हुआ क्या है, ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें आती है 4 कंट्रीज, सोमालिया, ठीक है, आपका जिबूती, इथोपिया और एरिट्रिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सीड कंट्रीज को हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। पहले ये जो पूरा हिस्सा है ना, अभी भी इनफैक्ट, क्योंकि यूएन ने इसको मान्यता नहीं दी है, तो ये पूरे हिस्से को हम सोमालिया ही बोलते हैं। लेकिन इसमें से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है अलग से, मतलब 30 सालों से कहीं ना कहीं अलग ही है अपने आप में। और इसराइल ने कल अब इसको क्या किया है, अलग से देश घोषित करते हुए बोला है कि हम आपके साथ रिलेशन वगैरह एग्जिस्ट करेंगे। तो वो हो गया सोमालीलैंड। आपको पता है यहाँ पे एक चोक पॉइंट आता है। ठीक है, इस चोक पॉइंट की वजह से ये जो मतलब ये जो हिस्सा है वो काफ़ी फेमस है। तो सोमाली लैंड जो है वो भी बन के आ गया है। ठीक है, प्लस आप देखोगे कि अब इसमें हो क्या रहा है कि इथोपिया जो है उसने बोला था कि हम पहली कंट्री नहीं होंगे जो सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज करेंगे, पर हम तीसरी भी नहीं होंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक्सेस चाहिए, क्योंकि वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे, वैसे ही आपको पता है कि चाइना और फिलीपींस में इशू हुआ साउथ चाइना सी को लेके, तो आशियान जो है वो फिलीपींस को बचा नहीं पाया। वैसे ही आप देखोगे ब्रिक्स में इजिप्ट और इथोपिया दोनों ही मुद्दों पे अलग अलग बेसिकली अपने उनके विचार रहते हैं। फिर इसको लेके आप देखोगे वो ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कितना डिवाइडेड है। ठीक है, और अगर हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है तो हमें 3 चीज़ें करनी होंगी। पहला, हमारे यहाँ पे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कम करना होगा, क्योंकि कोई भी सोसाइटी जिसमें खुद में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, चाहे वो कोई सेक्ट को लेके, एथनिसिटी को लेके, रीजनल या फिर रिलीजन को लेके, तो वो बेसिकली एक विश्वगुरु नहीं बन सकता। दूसरा, आप देखोगे हमें क्रेडिबल डेटरेंस चाहिए। भाई अगर फिलीपींस के पास इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होती चाइना जैसी, तो आपको लगता है चाइना उस पर कब्जा पाता है, चाइना उस पर जोर चला पाता? नहीं। तो आप जो बातें कह रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास मिलिट्री होनी चाहिए, हथियार वगैरह होने चाहिए, ताकि आपकी बातों पे वजन रहे। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है रीजनल लीडरशिप। तो जहाँ चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक का लीडर बनना चाहता है, तो इंडिया जो है बेसिकली उसको भी कहीं ना कहीं साउथ एशिया में ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो तो चाइना और यूएस जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने रुकवा दिया। ओके, फिर इसके साथ हम चलते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पे, जो मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में टॉप्स के बारे में। तो इसको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बोलते हैं। अभिनव बिंद्रा जी के अंदर एक कमेटी बनी थी जिनको एक टास्क दिया गया था कि इंडिया का ओलंपिक्स में जो मेडल टैली होता है वो बढ़ाना है। आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक में हमने काफ़ी अच्छा नहीं प्रदर्शन किया, हमारे को 6 मेडल्स आए, जिसमें से आप देखोगे एक जो था वो सिल्वर था, बाकी सारे ब्रॉन्ज थे। अब नेक्स्ट ओलंपिक जो होने वाला है, जैसे पेरिस वाला हुआ था 2024 में, तो हर 4 साल में ओलंपिक्स होता है। अब होगा लॉस एंजलिस यूएस में 2028 में। तो 2028 में इंडिया चाहता है अपने एथलीट्स हो गए, शूटर्स हो गए, ये बेसिकली वेट लिफ्टर्स, रेसलर्स, ये जो हैं काफ़ी अच्छे इंडिया के लिए मेडल्स लेके आए हैं। तो उसके लिए आप देखोगे पूरी तैयारी चल रही है। फिर ये अभी है ना, किसी से इंटरव्यू में पूछा गया था तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये जो यूनिवर्सिटी है आसाम में है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे यूनिवर्सिटी के, वो प्रोटेस्ट पे आ गए थे। वहाँ पे गंदे खाने, सिस्टम, करप्शन, ठीक है, प्लस आप देखोगे इसको क्या कहते हैं कि वीसी जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, प्लस आप देखोगे वो गायब रहते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे प्रोटेस्ट वगैरह हुए, वो 24 घंटे की हंगर स्ट्राइक पे चले गए। उसके बाद आप देखोगे सरकार ने उनकी सुनी और अब उस वीसी को हटा दिया है, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और अब दूसरे वीसी लाने की बात करी जा रही है। साथ में उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो कि इस पूरे मुद्दे को ढंग से देखेगी। अभी असम वाला जो आर्टिकल नहीं था, मैं बता रही थी कि उन्होंने अलग अलग स्कीम वगैरह चालू करी है इलेक्शन से पहले, तो वही वो आर्टिकल यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, ये एक आर्टिकल है गगनयान के बारे में। इसको अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गगनयान आपको पता है अभी कुछ भी इसमें हुआ नहीं है, बस अभी तो बातें ही चल रही हैं। और गगनयान मतलब जब इंडिया जो है बेसिकली गगन में, आसमान में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा खुद से, खुद के व्हीकल में। तो अभी तो क्या हो रहा है, हम लोग पहले अनमैंड बिना आदमी वाले भेजेंगे मिशन। उसके बाद आप देखोगे हम आदमी वाले भेजेंगे। पहले हमारा प्लान ये था कि 2 हम बिना आदमी वाले, फिर एक आदमी वाला। अब इसको बढ़ा के जो है आपने बोल दिया है कि हम जो है इसको बढ़ा रहे हैं, इस पूरे चीज़ को। ठीक है, पहले जहाँ पे अपन 3 भेजने वाले थे, अब वहाँ पे आई थिंक हम 8 भेजेंगे, है ना। उसमें से 2 जो होंगे वो आदमी वाले होंगे, और 6 जो होंगे वो बिना आदमी वाले होंगे। ठीक है, तो इसी को लेके आप देखोगे कुछ कुछ टेस्टिंग वगैरह इसरो कर रहा है। अब ये है अपना लास्ट आर्टिकल जो है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स को लेके। ये क्या होते हैं? कभी आपने सोचा है कि गांव या दूर दराज के इलाकों में, जहाँ पे आपको पता है कि बैंक का ब्रांच लगाना ज़्यादा वायबल नहीं है, एटीएम वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे एक ऐसे बंदा आता है जिसकी वहाँ पे हो सकता है लोकल शॉप हो,
वो एक ऐसे अपने साथ मशीन लेके आता है और उस मशीन से, जैसे आपने बोला कि मुझे 5,000 रुपये दे दो, तो आपको तुरंत 5,000 रुपये दे देता है, ठीक है, आपकी पासबुक में एंट्री कर जाता है। आपको कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी वगैरह चाहिए वो भेज देता है। सरकार को कोई डीबीटी का पैसा लोगों तक पहुंचाना है तो वो सारे काम कर देता है। तो ऐसे लोग जो बैंक के द्वारा आप देखोगे अपॉइंट होते हैं और फिर मतलब उनको कमीशन मिलता है उनके सर्विस वगैरह करने पे, ठीक है, और वो बैंक को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। तो इंडिया में पहले करीबन 15.5 लाख बैंकिंग करस्पॉन्डेंट थे, जो इस वक्त 2.5 लाख कम होकर करीबन 13 लाख के आसपास रह गए हैं। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का काम होता है लास्ट माइल डिलीवरी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, इंश्योरेंस, माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना रूरल या रिमोट एरियाज़ में। पर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का काम अगर होता है तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके जो एफर्ट्स हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा, जो डीबीटी सरकार प्रोवाइड करती है उस पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो बेसिकली आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है। ये तो प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो आरबीआई हर 6 महीने में एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और उसी में ये सारी बातें लिखी हुई थी। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस काफ़ी लंबा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी जो मुझे समझानी थी। मैंने फिर भी आपसे 2-3 चीज़ें पूछी हैं जो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर लग रहा है कि मैम समझ में नहीं आया है तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, कौन सा टॉपिक है जो आपको समझना है। तो उम्मीद है अगर आपको ये पसंद आ रहे होंगे वीडियोस तो ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग, नॉलेज जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगी। और हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।